ये एक ऐसा समन बीस्ट है जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है, लेकिन जिस पल मैं इसे बुलाता हूँ मैं एक्सटैटिक हो जाता हूँ, इसे गले लगाता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। ये देखकर मेरे क्लासमेट्स मेरा मॉकिंग शुरू कर देते हैं और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये समन जल्द ही इवॉल्व हो जाएंगे और मैं जल्द ही मोस्ट पावरफुल समन बनूंगा। यहाँ तक कि मिस्टर वेल्स, जिन्हें कभी मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, अब मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी सारी ट्रेनिंग बर्बाद कर दी। मैं बस चुपचाप मुस्कुराता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ और अपनी हर एक चीज़ बेच देता हूँ। उन सब के बदले में 10,000 पाउंड मॉन्स्टर मीट खरीदता हूँ ताकि मैं अपने पपी को खिला सकूं और उसके अंदर छिपे हुए हिडन टैलेंट को एक्टिवेट कर सकूं। मैं उसके छोटे से सिर को सहलाता हूं और मेरे दिमाग में एक कॉन्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन बजता है, लॉयल्टी, कभी धोखा ना देना, इनिशिएट सोल बॉन्ड। मैं रेजोल्यूटली हाँ चुनता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सोल के टुकड़े हो रहे हैं। मैं चीखता हूँ और ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मेरे आसपास के क्लासमेट्स को लगता है कि मैं ये सदमा झेल नहीं पा रहा हूँ और वे और भी ज़्यादा मौकरी करने लगते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड विलो, जो स्कूल की ब्यूटी है, वो भी थोड़े अपॉलॉजी के भाव के साथ मेरे पास आती है और धीरे से कहती है, हमारे जैसे ऑर्डिनरी फैमिलीज के लिए आगे बढ़ने का कॉलेज ट्रायल ही इकलौता मौका है। लियाम, जो एक लांसर नाइट है, वो मेरे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं आराम से खड़ा होता हूँ और जवाब देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरा इतना हल्का और सिंपल आंसर सुनकर जो एक्सप्लेनेशन उसने तैयार की थी वह उसके गले में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि जैसे वो मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट है और वो कोल्डली मुड़कर बिना किसी दया के वहाँ से चली गई। उसके पास खड़ी लड़कियाँ मुझे डिस्गस्टेड लुक्स देती हैं। वह बस शांत होने का नाटक कर रही है। विलो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? उसका वह छोटा सा मामूली पपी तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं उन दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जैसे ही सोल बॉन्ड कंप्लीट होता है मुझे पता चलता है कि मेरे पपी ने एक ट्रिपल एस ग्रेड टैलेंट जगा लिया है, ग्रीडी ग्लटनी। ये किसी भी खाने को प्योर एनर्जी में बदल सकता है, हर लिमिट को इग्नोर कर सकता है, हमेशा बढ़ सकता है और इवॉल्व होने के लिए हर बाधा को तोड़ सकता है। तो वो सारी तकलीफ बेकार नहीं गई। पूरे ग्रेट शहर में ट्रिपल एस टैलेंट वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। जब भी ऐसा कोई सामने आता है तो पूरा देश उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है और उसे फुल टाइम प्रोटेक्शन देता है क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा इमेंस होती है। मैं पपी को पकड़कर अपने पास खींचता हूँ। आज से तुम्हारा नाम डूम है, तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करोगे। डूम खुद को चाटता है और बहुत डिलाइटेड दिखता है। मैं उसे मांस का एक टुकड़ा फेंकता हूँ और कुछ ही पलों में वो उसे पूरा खा जाता है। कॉमन क्वालिटी फ्लैश कंज्यूम्ड, एवोल्यूशन पॉइंट्स +5, 6। जैसे ही नोटिफिकेशन बजता है डूम का शरीर हल्का सा बड़ा हो जाता है और उसकी हर बेस स्टैट 1 पॉइंट बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक साधारण मांस के टुकड़े से हुआ है। अगर ये और ज़्यादा खाएगा तो ये कितना टेरिफाइंग हो सकता है, ये सोचकर मेरा दिल धड़कने लगता है। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये कि मेरी खुद की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। तो ये चीट एबिलिटी समन की कुछ एनर्जी मुझे वापस दे देती है। मैं तुरंत 6 मिलियन म्यूटेटेड बीस्ट मीट पर खर्च करता हूँ। फिर एक सोच के साथ डूम को समन करता हूँ। अपने सामने मांस का लाल ढेर देखकर डूम को अंदर से बहुत तेज भूख महसूस होती है। वह अपना जबड़ा खोलता है और मांस के हर टुकड़े को तेजी से निकलने लगता है। हर निवाले के साथ डूम के पूरे शरीर में एंडलेस एनर्जी भर जाती है और उसका साइज हर सेकंड बड़ा होता दिखता है। उसी वक्त मुझे अपने शरीर का हर हिस्सा स्ट्रेंथनिंग महसूस होता है। आधे घंटे बाद डूम 2 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया है और मेरी हर स्टैट 10 पॉइंट बढ़ गई है, जो किसी भी क्लास में स्टैंड आउट करने के लिए काफ़ी है। डूम की यह चीट लाइक ग्रोथ मुझे दूसरों के साथ का गैप जल्दी खत्म करने देती है। यह सोचकर मैं अब और नहीं हिचकिचाता। मैं सिस्टम पर इवॉल्व बटन दबा हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ डूम के अंदर का टेरिफाइंग टैलेंट कोर कांपने लगता है और ब्लैक एवोल्यूशनरी फोर्स की लहरें निकलने लगती हैं। सेल्स डिवाइड होते हैं, जीन्स रिकम्बाइन होते हैं और उसकी लाइफ एक ऊंचे टियर पर पहुंच जाती है। बधाई हो, आपके समन डूम ने स्किल रेन हासिल कर लिया है। बधाई हो, आपके समन डूम ने एक नया टैलेंट जगाया है। टाइटन फॉर्म शरीर के साइज को 3 गुना कर देता है, स्ट्रेंथ और डिफेंस को 300% बढ़ा देता है और स्पीड को 50% कम कर देता है। इस एवोल्यूशन के बाद डूम की हर स्टैट 50 पॉइंट के पार पहुंच गई है और यह सिर्फ लेवल 1 पर है। बड़े से बड़े टॉप टियर समन्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान समन्स को 4 रैंक्स में बांटते हैं, लो, मिड, हाई एंड टॉप, और इसका स्टैंडर्ड है टैलेंट। एस ग्रेड मतलब हाई टियर, डबल एस मतलब टॉप टियर। जहां तक ट्रिपल एस ग्रेड टैलेंट वाले समन्स की बात है, ग्रेट सीयर में आज तक ऐसा कोई नहीं आया। मैं डूम को आराम करने के लिए घर ले जाता हूं और ये देखने के लिए तैयार हूं कि कल के कॉलेज ट्रायल में कौन से मॉन्स्टर्स आते हैं। अगले दिन मैदान में अनगिनत एग्जाम टेकर्स इकट्ठा होते हैं और मिस्टर वेल्स डंजन में जाने के बारे में समझा रहे हैं। इस साल के कॉलेज ट्रायल में कई टॉप हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स एक साथ आए हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लियाम, जो पहले बहुत कॉन्फिडेंस में था, अब पसीने से भीग गया है। ईथन, क्या तुम सच में अब भी यहाँ आए हो? बस हार मान लो, खुद को एम्बैरेसमेंट से बचा लो। एक कहावत है, अगर तुम कभी मुकाबला नहीं करोगे तो तुम खुद से कह सकते हो कि तुम कभी हारे नहीं। ये बोलने वाला एरन है। उसके पास विलो खड़ी है जो बहुत ग्रेसफुल लग रही है। साफ है कि वे टीममेट्स हैं।
मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जैसे ही घंटी बजती है, 4 ब्रॉन्ज गेट्स एक साथ खुलते हैं और दरारों से ठंडी डरावनी हवा भर आती है। बिना रुके स्टूडेंट्स अपने दिए गए डंजन को चेक करते हैं। हम तो गए। क्लाउड हेवन सेकेंड को बोन बेरियल फॉरेस्ट मिला है, जहां फेलियर रेट सबसे ज्यादा है। सभी डंजन्स की डिफिकल्टी एक जैसी होती है। इसमें ब्रैक करने वाली क्या बात है? जाहिर है थर्ड हाई वाले शिकायत नहीं करेंगे, उन्हें आसान वाला मिला है। ये सुनकर मिस्टर वेल्स तुरंत अपने पीछे खड़े स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हैं। बोन बेरियल फॉरेस्ट का रास्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है और वहाँ बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। तुम्हें एम्बुशेस से बहुत सावधान रहना होगा। अपने आसपास की हर चीज़ पर अलर्ट रहो। तभी मिस्टर वेल्स एक चीज़ निकालते हैं जो घड़ी जैसी दिखती है। ये इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया एक रिकॉर्डर है, जो डंजन के अंदर से तुम्हारे स्कोर्स हम तक पहुंचाता है। एक और घंटी बजती है, जो कॉलेज ट्रायल की आधिकारिक शुरुआत का इशारा है। सफ़ेद आर्मर और लंबे बर्फीले नीले बालों वाली एक लड़की, जिसका चेहरा बहुत सुंदर है, सबसे पहले डंजन में दाखिल होती है। वो थर्ड हाई की क्रिस्टल है। वो सोलो जा रही है। टीम में जितने ज़्यादा लोग होते हैं, स्कोर उतना ही कम हो जाता है। जिसमें असली स्किल होती है, वो सोलो ही जाता है। मैदान में बैठे छोटे छात्र उत्साह से शोर मचाने लगते हैं। मैं भी अपने दिमाग से डंजन को कनेक्ट करता हूँ और सफ़ेद रोशनी मुझे घेर लेती है। मैं भी सोलो जा रहा हूँ। जब हर स्टूडेंट अंदर चला जाता है तो एक लेवल 20 का आदमी हाथ हिलाता है और 4 वाटर स्क्रीन्स चालू हो जाती हैं। तभी सफ़ेद रोशनी चमकती है। क्लाउड हेवन सेकंड के एक स्टूडेंट ने खुद ही डंजन छोड़ दिया है। वहाँ के टीचर्स एक दूसरे को देखते हैं और शर्म से सिर झुका लेते हैं, क्योंकि सब उन पर हंस रहे थे। प्रिंसिपल मेसन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वे बिना कुछ बोले स्क्रीन को घूरने लगते हैं। तभी धीरे धीरे बढ़ती स्क्रीन पर एक अकेला युवक दिखता है, जो अपने आसपास के घने जंगल को स्कैन कर रहा है। प्रिंसिपल मेसन हैरान होकर तुरंत बोलते हैं, क्या क्लाउड हेवन सेकंड ने कल की अवेकनिंग क्लास में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट पैदा किया है? ये सुनकर मिस्टर वेल्स को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सिर्फ एक साधारण समनर हूँ। इस बीच डंजन के अंदर थोड़े चक्कर आने के बाद मैं तुरंत खुद को संभालता हूँ और आसपास देखता हूँ। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बिना एक पल गवाए मैं अपना बायां हाथ बंद करता हूँ और 1 मीटर लंबा मैजिक स्टाफ मेरे हाथ में आ जाता है। ऊपर से एक मोटा गहरा हरा वर्म नीचे कूदता है, जिसका सिर खुला हुआ है और उसमें डरावने दांत दिख रहे हैं। मैं स्टाफ को मजबूती से पकड़ता हूँ और उसकी नोक से सफ़ेद रोशनी निकलती है, जो सीधे उस कीड़े के शरीर के पार हो जाती है। वह 2 टुकड़ों में कटकर कटी पतंग की तरह ज़मीन पर गिर जाता है। आपने एक वेनम टूथ वर्म को मार दिया है। 5 एक्सपीरियंस मिले। उसी समय मेरी कलाई पर बंधा डिवाइस चमकता है। स्कोर +15। बाहर हर कोई दंग है। क्या ये एक समनर नहीं है? लेकिन वो रिफ्लेक्स और स्पीड, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है जिसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा हो। मिस्टर वेल्स भी उतने ही हैरान दिख रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले प्रैक्टिस में अच्छा करते देखा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं। कीड़े को मारने के बाद मैं जंगल की ओर अंदर जाता हूँ। तभी हवा में डरावनी चीखें गूंजती हैं और हरे रंग की खाल वाले छोटे बदसूरत जीव दिखाई देते हैं। मैं उन्हें तुरंत पहचान लेता हूँ। गॉब्लिन्स। किताबों में उन्हें बहुत ही क्रूर बताया गया है। मैंने लगभग 50 या 60 गिने। अगर इतने सारे मुझ पर एक साथ हमला करेंगे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने दिमाग में डूम को समन करता हूँ। सफ़ेद रोशनी चमकती है और पूरे जंगल में एक भेड़िए की डरावनी गूंज सुनाई देती है। डूम की ठंडी आंखें उन हमला करते गॉब्लिन्स पर टिक जाती हैं। वह अपने दांत दिखाता है और किसी कैनन बॉल की तरह उनकी तरफ झपटता है। सबसे आगे वाले गॉब्लिन का सिर तुरंत चकनाचूर हो जाता है। दोनों तरफ के गॉब्लिन्स चिल्लाते हैं और अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं। उनके हड्डी से बने हथियार डूम की पीठ से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। डूम अपना पंजा मारता है और एक गॉब्लिन का सिर फट जाता है। वह अपना बचाव छोड़कर उन्हें ऐसे गाजर मूली की तरह काट रहा है जैसे वे वहां हैं ही नहीं। उन बेवकूफ़ गॉब्लिन्स को भी अब डर लगने लगा है। वे हमला करना बंद कर देते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। एक बार आ गए तो अब कोई वापस नहीं जाएगा। मैं डूम को भागने वालों की तरफ भेजता हूँ और खुद पास वाले गॉब्लिन पर हमला करता हूँ। ये भयानक नज़ारा देखकर बाहर की भीड़ चिल्लाने लगती है। क्लाउड हेवन सेकंड के बैठने वाली जगह पर छोटे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। 10 मिनट पहले जब लोगों ने मुझे गॉब्लिन्स के बीच देखा था तो सबको लगा था कि मैं बाहर हो जाऊंगा, और अब मैं अकेले एक जानवर के साथ पूरे गॉब्लिन होर्ड का सफाया कर रहा हूँ। ये देखकर प्रिंसिपल मेसन खुशी से झूम उठते हैं। इस लेवल तक इतनी जल्दी पहुंचना मतलब कम से कम बी ग्रेड टैलेंट है। क्या हमारे स्कूल को आखिरकार वो जीनियस मिल गया जो स्कूल का नाम रोशन करेगा? वे तुरंत मुड़ते हैं। ईथन का स्कोर अभी क्या है? रिकॉर्डर के हिसाब से वो 560 पर है और अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक पर है। लेकिन थर्ड हाई की क्रिस्टल और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसका स्कोर 830 है, जो सबसे बहुत आगे है। ये सुनकर प्रिंसिपल मेसन और बाकी टीचर्स की सांसें थम जाती हैं। डंजन में गए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए और ये स्कोर पूरे राज्य के टॉप स्कोर की बराबरी कर रहा है। डंजन के अंदर हर गॉब्लिन की लाश से रोशनी के गोले निकलते हैं और मेरे अंदर समा जाते हैं। मेरा लेवल बढ़कर 2 हो जाता है और मेरी स्पिरिट 5 पॉइंट बढ़ जाती है। एक साधारण क्लास की यही कमजोरी है। भले ही मैं लेवल अप करता रहूं, आगे चलकर यह अंतर एक गहरी खाई बन जाता है जिसे भरना नामुमकिन है। लेकिन डूम से मिलने वाली एनर्जी के जरिए मैं इस अंतर को खत्म कर सकता हूं। मेरा स्कोर पहले ही क्वालिफाइंग लाइन को पार कर चुका है।
यानी एकेडमी एडमिशन तो पक्का है, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। इस वक्त डूम गॉब्लिन की लाशों को चबा रहा है। डूम, चलो अब आगे बढ़ते हैं। शिकार तो अभी शुरू हुआ है। गॉब्लिन्स हमेशा झुंड में रहते हैं। अगर उनकी एक वॉर पार्टी यहाँ दिखी है तो पक्का आसपास और भी होंगे। 10 मिनट बीत जाते हैं और हमें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, जिससे मेरा शक यकीन में बदल जाता है। वे इसे डंजन कहते हैं, लेकिन ये एक अलग दुनिया की तरह है। यहाँ सब कुछ अपने आप वापस नहीं आता, यह असली दुनिया के नियमों पर चलता है। अचानक हवा में कई बोन स्पीयर्स तैरते हुए आते हैं और हर तरफ से गॉब्लिन्स चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। मेरे चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं है। मेरा स्टाफ सॉर्ड फॉर्म में बदल जाता है और मैं पलक झपकते ही एक गॉब्लिन का सिर काट देता हूँ। मैं इन कमजोर जीवों को चीरते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरा हर डॉज और तलवार का हर वार एकदम सटीक है। यह लड़ाई इतनी एलिगेंट है कि कला जैसी लगती है, और बाहर देख रहे लोग रोमांच से शोर मचाने लगते हैं। क्लाउड हेवन सेकेंड के टीचर्स और स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं। इसकी कॉम्बैट टेक्निक कमाल की है। इसने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी। अब हर किसी की नज़र सिर्फ मुझ पर टिकी है। मिस्टर वेल्स हैरान है क्योंकि उन्होंने 3 साल में मुझे कभी तलवार उठाते नहीं देखा था। बुरी खबर, वे लेवल 6 बर्जर्कर गॉब्लिन्स हैं और अभी 13 बचे हैं। ईथन मुश्किल में है। रुको, वहाँ फायर गॉब्लिन्स और फ्रॉस्ट गॉब्लिन्स भी हैं। जैसे ही नए गॉब्लिन्स आते हैं बाकी झुंड को हिम्मत मिल जाती है। फायर गॉब्लिन्स जादू करना शुरू करते हैं और आग के गोले मेरी तरफ छोड़ते हैं। मैं एक के बाद एक आग के गोले से बचता हूँ और मौका मिलते ही एक गॉब्लिन की गर्दन पकड़कर उसे आग के गोले के रास्ते में फेंक देता हूँ। आग की लपटें उस गॉब्लिन को निगल जाती हैं। मैं गॉब्लिन्स को आर्टिलरी शेल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाहर देख रहे स्टूडेंट्स दंग हैं। मैंने फायर गॉब्लिन्स को उलझा दिया है। अगर वे जादू करते हैं तो अपने साथियों को मारते हैं। जब वे परेशान हो जाते हैं तब डूम पीछे से आकर एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स में से अब कुछ ही बचे हैं और उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस बार मैं उन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि उनके पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनके लेयर अड्डे को तबाह कर सकूं। मैं एक गुफा में उनका पीछा करता हूं। अचानक दीवारों से कुछ गॉब्लिन्स मुझ पर कूदते हैं। मेरी पकड़ मजबूत होती है और मेरी तलवार एक ही वार में उनके सिर धड़ से अलग कर देती है। तभी गुफा के मोड़ पर ढेर सारी आग की रोशनी दिखती है। मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है और मैं चिल्लाता हूँ, डूम। डूम का शरीर बहुत तेजी से बड़ा होता है, टाइटन फॉर्म। वह आगे बढ़ता है और गॉब्लिन्स को हवा में उछाल देता है। तभी एक दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजती है। एक विशाल मॉन्स्टर्स बीस्ट बाहर निकलता है, जिसकी गर्दन पर घने बाल हैं और शरीर एक इमारत जितना बड़ा है। ये बस है। ट्रोल के हर कदम से गुफा हिल रही है। डूम बिना डरे उस पर झपटता है। उसके पंजों से ट्रोल के शरीर पर गहरे निशान बन जाते हैं। गुस्से में ट्रोल डूम का सिर पकड़कर उसे जमीन पर दे मारता है। डूम के मुंह से खून निकलने लगता है। डूम को फंसा हुआ देखकर मैं तुरंत अपना क्लास स्किल पावर इस्तेमाल करता हूँ, जिससे सारी ताकत 20% बढ़ जाती है। सफेद रोशनी डूम को घेर लेती है और वह तुरंत ट्रोल को पलट देता है। दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं लगातार एम्पावर और रिस्टोर जादू का इस्तेमाल करता हूँ। तभी 3 लोगों की एक टीम मदद करने और क्रेडिट लेने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन नज़ारा देखकर वे जम जाते हैं। वहां कोई टीम नहीं, बल्कि मैं अकेला बॉस से लड़ रहा हूँ। तभी अपनी तलवार से मैं आखिरी वार करता हूँ और ट्रोल की हेल्थ 0 हो जाती है। पास खड़े लियाम और विलो सदमे में मुझे देख रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन में इतना कैसे बदल गया? तभी ऑनर्स क्लास का रायन पास आता है और कहता है, उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा कोई खूंखार खिलाड़ी भी होगा। तुम्हारा समन बहुत बुरी तरह घायल है, क्या हम इसे हील कर दें? हमारे पास एक होली मेज है जिसके पास जबरदस्त हीलिंग पावर्स हैं। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, रायन को उसके पीछे खड़ी एक क्यूट लड़की लात मारती है। हम ठीक है, शुक्रिया। बाहर जाते समय उनकी नज़र मेरी कलाई पर मौजूद स्कोर पर पड़ती है। 5320। तेरी तो। तभी विलो पास आती है। उसके गाल शर्म से लाल हैं। जैसे ही वो करीब आती है, डूम की खून जैसी लाल आंखें उस पर जम जाती हैं। विलो को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी बर्फीले गड्ढे में गिर हो। उसके पैर कांपने लगते हैं। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता तक नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से उसके प्यार के जाल में न फंस जाऊं। मैं वापस गुफा के अंदर चला जाता हूं और डूम को और ताकतवर बनने के लिए खाना खाने देता हूं। जैसे ही डूम सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, एक एनर्जी कोकून उसे लपेट लेता है। यह एवोल्यूशन पिछली बीस्ट किंग स्टेज से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी ताकत कैसी होगी। कुछ ही देर में तेज पंजों की एक जोड़ी उस घेरे को चीर देती है। डूम के बाल अब गहरे नीले हो गए हैं, जो बहुत ही शाही और ठंडे दिख रहे हैं। उसे नए स्किल्स मिले हैं, इंटिमिडेट और फ्लेम। यहाँ तक कि उसका टैलेंट भी एक लेवल ऊपर चला गया है। कॉलेज स्टाइल में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। मैं डूम पर सवार होकर दूसरे मॉन्स्टर्स के ठिकानों का शिकार करने निकलता हूँ। 10 मिनट बाद हम एक और बॉस के इलाके में पहुंचते हैं। लेवल 15 ट्विस्टेड ट्री किंग। मुझे उसकी तरफ बढ़ते देख बाहर खड़े प्रिंसिपल मेसन के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वे जानते हैं कि ट्विस्टेड ट्री किंग की हेल्थ और अटैक उस ट्रोल से दोगुने से भी ज्यादा है, और मैं अभी सिर्फ लेवल 4 पर हूँ। इतनी बड़ी ताकत के अंतर को पार करना पूरे देश में लाखों में एक बात है। डंजन के अंदर जैसे मैं कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखता हूँ, लाल आंखों वाले पेड़ अपने तनों से बड़े बड़े मुंह खोल लेते हैं
और अपनी जड़ें उखाड़कर अपनी टहनियों से मुझ पर हमला करते हैं। मैं बिना डरे आगे बढ़ता हूँ और एक ही झटके में अपने स्टाफ से तलवार निकाल लेता हूँ। पलक झपकते ही मैं 5 बार वार करता हूँ और सारी टहनियां कटकर जमीन पर गिर जाती हैं। मेरी नजरें ठंडी हो जाती हैं। 3 तेज कदमों में मैं उस ट्रिएंट के करीब पहुंचता हूँ और अपनी तलवार सीधे उसके खुले मुंह में घोंप देता हूँ। उसके जख्म से रस बहने लगता है और उसकी हेल्थ 0 हो जाती है। अपने साथी की मौत देखकर बाकी पेड़ गुस्से में मुझे घेर लेते हैं। तभी डूम दहाड़ता है और एक ही झटके में पास वाले पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उसके अंदर से ब्लैक फ्लेम्स निकलती हैं जो उसके शरीर से फैलकर दूसरे पेड़ों पर झपट पड़ती हैं। वे पेड़ डर के मारे चीखने और तड़पने लगते हैं। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन काली लपटों को बुझा नहीं पाते। ये ऐसी आग है जो उनकी लाइफ फोर्स खाकर जलती है। मैं खुद भी थोड़ा हैरान हूँ। डूम का फ्लेम एट्रीब्यूट वाकई कमाल का है। जल्द ही वे सारे पेड़ उस काली आग में जलकर राख हो जाते हैं। काली लपटें वापस डूम के शरीर में समा जाती हैं। इस आग की वजह से डूम को अब खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधे एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। देखते ही देखते मेरा और डूम का लेवल बढ़ जाता है और मेरा स्कोर 7120 पर पहुंच जाता है। अचानक जमीन फटती है और सोने के रंग की मोटी टहनियां हमें जकड़ने के लिए बाहर निकलती हैं। दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। सैकड़ों पेड़ों के साथ एक 100 मीटर ऊंचा ट्री किंग धीरे धीरे बाहर आता है। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि भले ही मेरी सारी स्टैट्स 50 से ऊपर हैं, लेकिन उस चीज से लड़ना जानलेवा हो सकता है। मुझे अपनी सीमा पता है। डूम, तुम इन्हें संभालो। ताकतवर दुश्मन हमेशा समन के हवाले कर दिए जाते हैं। डूम की आंखों में एक जंगली चमक आती है। उसके शरीर पर काले अपने जलने लगती हैं और वह अपने टाइटन फॉर्म में ट्विस्टेड ट्री किंग पर हमला कर देता है। काली आग रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। मैं मौके का फायदा उठाकर एक एक करके उन्हें खत्म करने लगता हूँ। ट्विस्टेड ट्री किंग बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी अनगिनत सुनहरी टहनियां डूम पर चलाता है। डूम बचाव की परवाह किए बिना सीधे उसके मुख्य शरीर पर हमला करता है। डूम के तेज पंजों से काली रोशनी निकलती है और वह ट्री किंग की छाल उधेड़ देता है। ट्री किंग गुस्से से पागल हो जाता है और हर तरफ से डूम पर वार करता है, लेकिन डूम अपनी मजबूत बॉडी डिफेंस के दम पर टिका रहता है। काली लपटें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती हैं और ट्री किंग की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। उसे महसूस हो रहा है कि उसकी जान धीरे धीरे खत्म हो रही है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन डूम दहाड़ता है और काली लपटें उसे जंजीरों की तरह जकड़ लेते हैं। रायन और उसके साथी जो मदद के लिए आए थे, ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। एक लेवल 15 का ट्विस्टेड ट्री किंग पूरी तरह से हार रहा है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और ट्री किंग गिर जाता है। मुझ पर सफ़ेद रोशनी चमकती है। मेरा लेवल 8 पर पहुंच जाता है और मेरा स्कोर 3000 और बढ़ जाता है। बाकी बचे हुए पेड़ तुम चारों के हैं। इतना स्कोर पाना बहुत आसान लग रहा है। साशा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिर्फ 10 मिनट में उनका स्कोर इतना हो गया है कि उन्हें किसी शानदार एकेडमी में एडमिशन मिल सके। पहले जब भी हम किसी मॉन्स्टर से लड़ते थे तो हमें अपनी जान लगानी पड़ती थी, लेकिन ईथन का डूम इतना डरावना है कि कोई भी पेड़ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब तक सारी ब्लैक फ्लेम्स वापस डूम के शरीर में समा चुकी हैं। अपने नॉर्मल फॉर्म में डूम अब 7 मीटर का हो गया है और मेरी सारी बिस स्टैट्स 70 पॉइंट्स के पार पहुंच गई हैं। मेरा लेवल अब 10 हो गया है। अब समय है फर्स्ट क्लास एडवांसमेंट का। ये कॉलेज ट्रायल अब खत्म हो चुका है। डंजन अब जबरदस्ती स्टूडेंट्स को टेलीपोर्ट करके बाहर भेजने लगता है। सफ़ेद रोशनी में नहाए हुए छात्र जब बड़े मैदान में लौटते हैं तो तालियों की गूंज उनका स्वागत करती है। डूम अपने 7 मीटर के शरीर के साथ शांति से मेरे पास बैठा है। उसने वाकई कर दिखाया। फर्स्ट प्लेस। प्रिंसिपल मेसन और बाकी टीचर्स खुशी से लाल हो गए हैं। यह डरावना है। वह खुद भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक समनर होकर इस लेवल पर इतने मॉन्स्टर्स मारना आज तक कभी नहीं सुना गया। वेल्स, तुम्हें बहुत ही शानदार स्टूडेंट मिला है। चलो ईथन से मिलते हैं। प्रिंसिपल मेसन अब और इंतजार नहीं कर सकते और सबको साथ खींच कर ले जाते हैं। मैदान के दूसरे कोने पर विलो का चेहरा पछतावे से सफेद पड़ गया है। उसने 1 घंटे पहले ही डंजन छोड़ दिया था। वो बाहर हो गई और उसका स्कोर इतना भी नहीं है कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। ये सोचकर विलो की आंखों में नफरत चमकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल को उसके स्कूल के टीचर्स ने घेरा हुआ है और वे लंबी सांसें ले रहे हैं। क्लाउड हेवन सेकंड की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उन्हें ऐसा मॉन्स्टर प्रोडिजी मिला। क्रिस्टल, उदास मत हो। तुम्हारा 19,500 का स्कोर भी बहुत शानदार है। क्रिस्टल कहती है, मैं ठीक हूँ, और सोच में डूबी हुई हमारे स्कूल की तरफ देखती है। तभी पूरे राज्य की लीडर बोर्ड आती है। कोई शक नहीं, मैं फर्स्ट प्लेस पर हूँ। डूम वाकई कुदरत का करिश्मा है। न केवल उसकी बढ़त की कोई सीमा नहीं है, बल्कि हर एवोल्यूशन के साथ उसकी ताकत और भी भयानक होती जा रही है। मैं अब अपने अगले समन का इंतजार करने लगा हूँ। घर पहुंचकर मैंने लिली और मम्मी को यह खबर सुनाई। राज्य में पहला आने की वजह से मेरे अकाउंट में 10 लाख हैक्शियर कॉइन्स आ गए हैं। अब से मम्मी और लिली को तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और क्लास एडवांसमेंट की तैयारी करता हूँ, जिसके लिए एक रैंडम डंजन को पूरा करना जरूरी है। मैं पैनल को देखता हूँ और बिना हिचकिचाए कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। मैं कमरे से गायब हो जाता हूँ। सिस्टम मॉडिफिकेशन। ये दुनिया तबाह होने की कगार पर है। क्या आप इसे बचाएंगे या खत्म कर देंगे? ऑप्शनल टास्क 1, 1000 कैलामिटी बीस्ट्स को खत्म करें और बचे हुए लोगों को बचाएं।
ऑप्शनल टास्क 2, मदर कैलामिटी की मदद करें ताकि वह सब कुछ निकल कर इवॉल्व हो सके। कुल खिलाड़ी 10, समय सीमा 24 घंटे। मैं एक बर्बाद हो चुकी बंजर जमीन के बीच पहुंचता हूं। मैं थोड़ा सोचता हूं और बिना देर किए टास्क 1 चुनता हूं। अगर मदर कैलामिटी सब कुछ खा जाएगी तो मेरा डूम क्या खाएगा। तभी पास के एक शीशे के दरवाजे से कोई उड़ता हुआ बाहर गिरता है। एक छोटी सी लड़की जमीन पर गिरती है और उसके पीछे एक खून जैसा लाल बिना खाल वाला रेंगने वाला कैलामिटी बीस्ट झुकता है। लड़की पास पड़ी तलवार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत धीरे है। उसे मौत का डर महसूस होता है और वह अपना चेहरा ढक लेती है। तभी तलवार की एक चमक उठती है। रेंगने वाले उस जानवर का सिर कटकर अलग हो जाता है। हेलो, मैं ईथन हूँ। मैं रॉबिन हूँ। मैं उससे इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने ही वाला होता हूँ कि तभी एक औरत की तेज आवाज़ आती है, कुछ गड़बड़ है, सब पीछे हट जाओ। रॉबिन का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह मेरा हाथ पकड़कर भागने लगती है। तभी एक कार उड़ती हुई हमारी तरफ आती है। मैं रॉबिन को पीछे खींचता हूँ और अपने स्टाफ को आगे करके उस टक्कर को झेलता हूँ। झटका इतना तेज था कि मैं 10 मीटर पीछे घिसटता चला गया। रॉबिन घबराकर मेरे पास आती है, क्या तुम ठीक हो? मैं अपने अंदर मच रहे खून के उफान को शांत करता हूँ और सिर हिलाता हूँ। सामने एक नुकीला 2 पैरों वाला कैलामिटी बीस्ट खड़ा है। यह ब्लेड डीमन है। हम नहीं बच पाएंगे। रॉबिन का हाथ तलवार पर कस जाता है। ब्लेड डीमन तेजी से हमारी तरफ भागता है। इससे पहले कि रॉबिन कुछ कर पाती, मैं उसके पास से बिजली की रफ्तार से निकलता हूँ और उससे भिड़ जाता हूँ। मेरी तलवार और उस डीमन के हाथों के बीच तेज आवाज होती है। वह अपने दूसरे हाथ से मेरे सिर पर वार करता है। मैं चिल्लाता हूँ, रॉबिन, अपनी तलवार मुझे दो। रॉबिन तुरंत अपनी तलवार मेरी तरफ फेंकती है। अब मेरे एक हाथ में तलवार है और दूसरे में ब्लेड। कुछ ही सेकंड्स में हम एक दूसरे पर सैकड़ों वार करते हैं। आखिरकार मुझे एक मौका मिलता है। मैं अपना सिर थोड़ा झुकाता हूँ और अपनी बाईं हाथ की तलवार से उसके हाथ को काट देता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मेरा ब्लेड सीधे उसके दिल के पार जाता है। रॉबिन अपने दर्द भरे हाथ को सहलाते हुए मेरे पास आती है। तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ, इसलिए मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये कार्मिक मायाज़मा है। ये पिछले 1 महीने से चल रहा है। बहुत से लोग इस टॉर्चर को झेल नहीं पाए। वे पागल हो गए और ऐसे मॉन्स्टर्स बन गए जो सिर्फ मारना जानते हैं। अब ये हवा फिर से बदल गई है। यहाँ तक कि बिल्डिंग्स, पहाड़ और नदियाँ भी बदल रही हैं। इंसानियत को समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे बचें। ये सब सुनकर मुझे इस दुनिया का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। तभी सड़क के मोड़ पर एक दर्जन लोग दिखाई देते हैं जो बहुत घबराए हुए हैं। रोबिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से। सामने से एक लंबी औरत चिल्लाई। उसके बोलते ही जमीन कांपने लगी। एक विशाल लहर हमारी तरफ बढ़ रही थी। आसमान में गहरा लाल धुआं छा गया और हर तरफ से दहाड़ने की आवाजें आने लगी। आसपास की ऊंची इमारतों पर कैलामिटी बीस्ट्स दिखाई देने लगे। उनकी खून से भरी आंखें सब पर टिकी थीं। उस लाल धुएं ने एक दीवार की तरह सबको घेर लिया। सबके पैर रुक गए और दिल में डर बैठ गया। रोबिन, मेरे पास ही रहना, लूना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसे लगा मैं किसी दूसरे सर्वाइवर ग्रुप से हूं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा आगे बढ़ने लगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हम घिरे हुए हैं। ये हीरो बनने का समय है। मैंने शांति से कहा। नहीं नहीं, घिरे हुए वे हैं, मैं नहीं। इतने सारे कैलामिटी बीस्ट्स को मारकर मेरी रेटिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। डूम। सफेद रोशनी के साथ 7 मीटर का डूम पलक झपकते ही सामने आ गया। उसकी दहाड़ से आसमान हिल गया। उसकी आंखें सामने खड़े कैलामिटी बीस्ट्स की लहर को ठंडी नजरों से देख रही थीं। फिर वो अपने टाइटन फॉर्म में आ गया और 28 मीटर तक बड़ा हो गया, कुछ बिल्डिंग्स से भी ऊंचा। डूम के पैर पड़ते ही जमीन फटने लगी और वह एक मिसाइल की तरह उन शैतानों के झुंड में घुस गया। उसकी गर्मी से हर कैलामिटी बीस्ट कुछ ही सेकंड में तड़प कर दम तोड़ने लगा। पीछे खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए। सावधान! अचानक एक दर्जन कैलामिटी बीस्ट हमारी तरफ झपटे। लूना ने तुरंत चेतावनी दी और मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल वो रुक गई। उसने देखा कि मैं पीछे नहीं हट रहा बल्कि आगे बढ़ रहा हूँ। एक हाथ में तलवार और दूसरे में ब्लेड। मैं उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा था। कुछ ही पलों में सारे हमलावर मर गए। लूना का मुंह खुला रह गया। मुझ पर म्यूटेशन का कोई निशान नहीं था। उसे लगा मैं कमजोर हूंगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। आधा साल पहले उसे मेरे जैसे ही कुछ लोग मिले थे, बिना किसी बदलाव के, लेकिन बहुत ताकतवर। उन लोगों ने जिंदा बचे लोगों के ठिकानों को तबाह कर दिया था और भागने वालों के पैर तोड़ दिए थे। इंसान के नाम पर कलंक। लूना वो बात कभी नहीं भूली। ईथन उन लोगों जैसा नहीं है। उसने मुझे 2 बार बचाया है। रोबिन ने लूना के मन की बात भांपते हुए सफाई दी। फर्क नहीं पड़ता, उससे दूर रहो। अभी वो सबका ध्यान खींच रहा है। हम मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लूना की आंखों में नफरत थी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, आसमान से बिजली कड़की। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। एक सुनहरे बालों वाला लड़का किताब हाथ में लिए बाहर आया। वह एक मेज था और बिजली के गोले बना रहा था। तभी मेरा चेहरा बदल गया। मैंने अपनी तलवार घुमाई और एक खंजर उससे टकराया। एक सुंदर औरत मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने उसकी कमर पर वार किया, लेकिन वह गायब होकर दूर जा खड़ी हुई। मैंने उसकी तरफ दौड़ लगाई। क्या तुम अब भी हमला नहीं करोगे? मेरे बोलते ही एक बिल्डिंग से आग का गोला निकला।
आग का इस्तेमाल करने वाला वह आदमी बोला, तुम सच में एक समनर हो? उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने मुझ पर आग फेंकी, लेकिन मैंने उसे अपने ब्लेड से पीछे धकेल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वाकई टास्क वन चुनेगा, उनमें से एक ने कहा। सबको पता है कि कैलामिटी बीस्ट्स का पलड़ा भारी है। किसी भी अक्लमंद इंसान को पता होता कि क्या चुनना है। वे 6 लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं फंसा हुआ शिकार हूं। मैंने शांति से कहा, क्या तुम सबने वह कहावत सुनी है, सबसे अच्छे शिकारी हमेशा शिकार बनकर सामने आते हैं? मैंने तुम्हें जानबूझकर बाहर निकाला है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बिना किसी प्लान के आया हूं? तुम सबने अभी बहुत अच्छा भाषण दिया, अब तुम्हारी विदाई का समय है। मैं मुस्कुराया। खाना परोस दिया गया है डूम, अब दावत का समय है। एक भयानक दहाड़ गूंजी। सैकड़ों मीटर तक काली लपटें फैल गईं और वह विशाल काला भेड़िया और भी खूंखार दिखने लगा। उन सबकी रूह कांप गई। जैसे ही डूम के पंजे नीचे आने वाले थे, उनमें से 3 किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन वह आखिरी बदकिस्मत इंसान चिल्ला भी नहीं पाया और डूम ने उसे एक ही पल में चीर दिया। ये देखकर बाकी लोगों के पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा था कि बस समन डूम को रोक लेना काफी होगा, लेकिन एक समनर होने के नाते मेरी कॉम्बैट पावर उनके बराबर है। और ये डूम न केवल बेरहम और ताकतवर है, बल्कि इसमें क्राउड कंट्रोल की भी शक्ति है। इसे रोकना तो दूर, इसके खिलाफ 3 मिनट टिकना भी मुश्किल है। जैसे ही डूम अगले टारगेट की तरफ झपटता है, सुनहरा बालों वाला मेज अपने दांत पीसता है और किसी पुरानी जादुई भाषा में मंत्र पढ़ता है। बिजली की कड़कती हुई जंजीरें डूम के अंगों और गर्दन को जकड़ लेती हैं। इसे अभी मारो। मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड तक रुक सकता हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, डूम का दाहिना पंजा हवा में घूमता है और बिजली की जंजीरें कांच की तरह बिखर जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये मेरा टियर 1 टैलेंट है। वह मैच सदमे में देखता रह गया। मेरे एम्पावर जादू के बाद डूम की ताकत एक लेवल और बढ़ गई। ये देखकर अब कोई भी पीछे नहीं हटा। सबने अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड्स फेंक दिए। नीले कपड़ों वाली औरत कई टुकड़ों में बंट गई और मुझ पर अलग अलग दिशाओं से वार करने लगी। अचानक उसके सिर के ऊपर बर्फ के नुकीले कांटे बने और बारिश की तरह गिरने लगे, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। नीले बालों वाली एक लड़की शान से आगे बढ़ी। उसके चलते ही जमीन पर बर्फ जमने लगी। जो भी कैलामिटी बीस्ट पास आता, वह पत्थर की मूर्ति बन जाता। मैं उसे रोकूंगी। आग का इस्तेमाल करने वाला वह तगड़ा आदमी लपटों के साथ आगे बढ़ा। बाकी तीनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया ताकि मुझे सेकंडों में ढेर कर सके। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। बेटा, मेरा टॉन्ट चालू है। पलक झपकते ही वे तीनों अपना आपा खो बैठे और ढाल वाले उस बड़े टैंक को नफरत से घूरने लगे। तभी उन तीनों के पीछे वह विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। अगले ही पल डूम के पंजों ने उन्हें चीर दिया। 3 लोग 4 टुकड़ों में बदल गए। फिर डूम ने पास की बिल्डिंग पर पंजा मारा, जिससे पत्थर के अनगिनत टुकड़े नीले कपड़ों वाली औरत की तरफ गोलियों की तरह गए। उन टुकड़ों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और खाल को चीर दिया। डूम बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंचा और अपनी ब्लैक फ्लेम्स में उसे जिंदा मिल गया। दूसरी तरफ एक बर्फीला तूफान उठा। जहां से भी वह गुजरा, बिल्डिंग्स और जिंदगियां बर्फ की मुठियां बन गई। वह आग वाला आदमी वहीं जम गया। अब 7 शिकारों में से सिर्फ एक बचा था। जैसे ही सब जान लेने वाली नजरों से मुड़े, सुनहरे बालों वाले मेज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिजली की बौछार की, लेकिन मैं फुर्ती से बच निकला। फिर मेरी तलवार के एक वार से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। क्या तुम मदर कैलामिटी के बारे में जानते हो? ये करोड़ों कैलामिटी बीस्ट से बनी एक ऐसी चीज है जिसके पास अपना दिमाग है। उसे मारना ही इस दुनिया को बचाने का इकलौता तरीका है, और तभी तुम्हें सबसे अच्छी रेटिंग मिलेगी। हम फिर मिले, ईथन। अरे भाई, तुम तो ईस्टर्न स्काई प्रोविंस के टॉपर हो, तभी तुम इतने खतरनाक हो। बड़ा टैंक हैरानी से बोला। थोड़ी बातचीत के बाद हम तीनों घुल मिल गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं मदर कैलामिटी को मारना चाहता हूं और वे तुरंत मान गए। हम शहर के बीचों बीच चल दिए। जल्द ही हम एक पुल पर पहुंचे जहां लाल आंखों वाले कैलामिटी बीस्ट्स पागलों की तरह हमारी तरफ आने थे। डूम पुल से छलांग लगाकर उन पे टूट पड़ा। काली लपटें हर तरफ फैल गईं। मेरा चेहरा सख्त हो गया। मदर कैलामिटी ने हमें देख लिया था। क्रिस्टल की आंखें बर्फ जैसी नीली चमक रही थीं। उसके एक इशारे पर बर्फ के हजारों कांटे उन जानवरों के शरीर के पार हो गए, लेकिन उनकी तादाद कम नहीं हो रही थी। पूरे शहर के जानवर इसी जगह जमा हो रहे थे। मुझे दबाव महसूस होने लगा। इस शहर में करोड़ों जानवर हैं, हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे पर ये खत्म नहीं होंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, दुश्मन का सिर काटो, शरीर अपने आप गिर जाएगा। डूम, जाओ मदर कैलामिटी को मारो। डूम पुल पार करके दूसरी तरफ भागा। वहां एक खतरनाक साया था। जैसे ही डूम वहां पहुंचा, धुंध में से 15 मीटर लंबा गहरा लाल टेंटिकल निकला और उसे जोर से मारा। डूम कई बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ 20 मीटर दूर जा गिरा। डूम दहाड़ते हुए धूल झाड़कर खड़ा हुआ। उसकी आंखें मदर कैलमिटी पर टिकी थीं। वह एक 60 मीटर बड़ी विशाल आंख थी जिसके अंदर हजारों छोटी आंखें थीं जो डूम को ही देख रही थीं। डूम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। टूटी हुई बिल्डिंग्स कांपने लगीं। उस विशाल आंख के 15 टेंटिकल्स ने डूम पर हमला किया। डूम कुछ से बचा और कुछ को अपने पंजों से काटा, जिनसे धातु के टकराने जैसी आवाज आई। अचानक एक वार डूम को लगा और वह पीछे जा गिरा। डूम अब तक अपनी ताकत के दम पर जीतता आया था, लेकिन इस आंख के टेंटिकल्स के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। डूम ने अपनी काली लपटें पूरी तरह से छोड़ दी और एक आखिरी कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा।
मुझे घबराहट होने लगी। अपनी सोल कनेक्शन के जरिए मैं महसूस कर सकता था कि डूम की जान निकल रही है। तभी क्रिस्टल ने अपनी आंखें खोली। फ्रॉस्ट एनाइलेशन। एक ही पल में अनगिनत जानवर बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। मौका पाकर मैंने हौसला लिया। डूम को इवॉल्व विकसित करना ही इकलौता रास्ता है। हम तीनों शहर के केंद्र में पहुंचे। सामने से दहाड़ आई। हमने देखा कि डूम बुरी तरह घायल है, मरसन्न है, लेकिन उसके पंजे जमीन को मजबूती से पकड़े हुए थे। वह पीछे हटने को तैयार नहीं था, चाहे कितने भी वार हो। वह जिद में आगे बढ़ रहा था। ये देखकर मैं डूम की तरफ दौड़ा। डूम, इन जानवरों को निगल जाओ। साथ ही मैंने रिस्टोर और एम्पावर जादू किया। डूम के ऊपर सफेद रोशनी चमकी। उसने एक जोरदार दहाड़ के साथ पेंटिकल्स को पीछे धकेला और जानवरों की उस लहर की तरफ झपट पड़ा। काली लपटें कमल के फूल की तरह खिलती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। उस जायंट आईबॉल को खतरे का एहसास होता है और वह तुरंत सभी जानवरों को दूर रहने का आदेश देती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंतहीन काली लपटें उन जानवरों की ऊर्जा को सोखकर डूम के शरीर में वापस भेजने लगती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं पैनल पर इवॉल्व बटन दबाता हूँ। डूम के अंदर से काली शक्ति का एक भयानक सैलाब फूटता है और रोशनी का एक काला खंभा सीधे आसमान की ओर जाता है। डूम का शरीर पलक झपकते ही 100 मीटर से भी बड़ा हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपके समन डूम ने स्विफ्ट स्किल हासिल कर ली है। बधाई हो, उसे एक नया टैलेंट मिला है, एडमांट बॉडी। उसकी सभी स्टैट्स 60 पॉइंट बढ़ गई हैं। मैंने राहत की सांस ली। डूम पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर पर भेड़िए जैसे बाल अब सुनहरी चमक दे रहे थे, जो उसे किसी देवता की तरह महान और ताकतवर बना रहे थे। उस विशाल आंख की पुतलियां डूम की भयानक भूख और उसके ऑरा को देखकर कांपने लगी। लेकिन फिर वह गुस्से से भर गई। वो भी तो दूसरों को निगलकर विकसित हुई थी। उसे लगा कि वही सबसे महान है। उसने अपने सबसे मोटे और लाल टेंटिकल्स से डूम पर हमला किया, जिससे हवा में धमाके होने लगे। लेकिन डूम किसी पहाड़ की तरह अड़िग खड़ा रहा। 15 टेंटिकल्स उसे मार रहे थे, लेकिन डूम की सुनहरी चमक पर कोई असर नहीं हुआ। तभी डूम की काली लपटें उसके ग्लटनी और टाइटन फॉर्म के साथ मिल गईं। उन लपटों ने 400 मीटर ऊंचे एक जंगली भेड़िए का रूप ले लिया और पूरा इलाका काली आग का समंदर बन गया। डूम ने उस विशाल आग पर धावा बोल दिया। काली लपटों से बने उसके विशाल पंजों ने आंख को चीर दिया, जिससे वह दर्द से तड़प उठी और उसकी कई आंखें अंधी हो गई। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार्मिक मियाज़मा को सोखना शुरू किया ताकि वह और बड़ी हो सके। यह उसकी आखिरी ताकत थी, जिसे उसने समय से पहले इस्तेमाल कर लिया। दोनों के बीच घंटों तक खूनी जंग चली, जिससे आसमान और जमीन कांपते रहे। अंत में खंडहरों के बीच सिर्फ डूम खड़ा था। उस विशाल आंख की सारी रोशनी बुझ चुकी थी और डूम की काली लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। ये देखकर मैं और क्रिस्टल मुस्कुराए। मदर कैलेमिटी और हजारों जानवरों को मारने के बाद हमारी रेटिंग आसमान छूने वाली थी। अगले दिन हम तीनों वहां से गायब हो गए। सिस्टम नोटिफिकेशन, समय समाप्त। आपका प्रदर्शन 8560 जानवर मारे गए और मदर कैलेमिटी का खात्मा हुआ। आपकी रेटिंग परफेक्ट है। मेरी क्लास अब अपग्रेड होकर समनर स्वॉर्ड्समैन रेयर एंड यूनिक बन गई थी। ये एक ऐसी अनोखी क्लास थी जो सिर्फ मेरी वजह से पैदा हुई थी। मुझे एक नया स्किल मिला, स्पेल सॉर्ड मैनिफेस्ट। ये एक ऐसी तलवार थी जो हकीकत और कल्पना के बीच थी। ये दुश्मन के फिजिकल डिफेंस को अनदेखा कर सीधे उसके दिमाग पर वार करती थी। अगर दुश्मन के पास दिमागी सुरक्षा नहीं है तो वह एक पल में खत्म हो जाएगा। ये वाकई खौफनाक था। घर लौटकर मैंने रोल्डन और क्रिस्टल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मिस्टर वेल्स का मैसेज देखा। आज दोपहर 2 बजे एलीट एकेडमीज के लोग आ रहे हैं, तुम स्कूल पहुंचो। क्लाउड हेवन स्कूल गेट पर मिस्टर वेल्स मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक ड्रैगन शेप्ड सोल रिंग दी, जिसमें स्कूल की तरफ से इनाम था। उसके अंदर मेरा नया हथियार और स्किल बुक थी। मेरी पुरानी तलवार वैसे भी टूट चुकी थी। पहली चीज थी स्काई पावर स्टाफ ब्लेड। तलवार के रूप में ये किसी भी चीज को काट सकती थी और स्टाफ के रूप में ये मेंटल एनर्जी को बढ़ाती थी। दूसरी चीज थी ब्लिंक स्टेप स्किल बुक, जिसकी मदद से मैं 100 मीटर की दूरी एक पल में तय कर सकता था। मैं इस सामान से बहुत खुश था। दोपहर 2 बजे कुछ लोग गाड़ियों से स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल मेसन बहुत गंभीर दिख रहे थे, क्योंकि एलीट एकेडमी के टीचर्स का रुतबा मेयर से भी ज्यादा होता है। हम मीटिंग रूम में पहुंचे। रिक्रूटर वहां आराम से बैठे थे। उन्होंने पूछा, ईथन कहाँ है? जैसे ही मैं मिस्टर वेल्स के साथ अंदर पहुंचा, मिस्टर फिंच ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बुरा नहीं है। तुम्हारी जैसी लुक्स और काबिलियत के साथ तुम स्काईगेट एकेडमी के लिए ही बने हो। उनके पास बैठे मिस्टर फेरिस तुरंत चिढ़ गए। बाहर वैसे ही बुरी अफवाहें उड़ रही हैं और अब स्काईगेट शक्ल देखकर भर्तियां कर रहा है। वे मेरी तरफ मुड़े और अपना ऑफर दिया, ईथन, अज़ोर हेवन एकेडमी चुनो। तुम्हें इनाम में अपनी पसंद के कोई भी 3 कोर रिसोर्सेज मिलेंगे। 3? क्या ये किसी भिखारी को दान दे रहे हो? मुझे लगता है तुम टॉप स्कोरर की अहमियत को कम आंक रहे हो। सही कहा ईथन, ये तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। इसकी बातें मत सुनो। प्रिंसिपल मेसन और मिस्टर वेल्स यह नज़ारा देखकर सन्न रह गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जो भी मुझे चुनने के लिए आगे बढ़ता, बाकी चारों उस पर हमला कर देते। देखते ही देखते वहां हंगामा मच गया। तभी मिस्टर फिंच ने गहरी सांस ली और मुझसे बोले, तुम अभी फर्स्ट क्लास एडवांसमेंट पर हो। तुमने अभी दूसरा समन शुरू नहीं किया होगा। अगर तुम स्काईगेट ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे लिए खास सिफारिश करूंगा।
अपने ब्लैक वुल्फ के लिए जो चाहो वो मांग लो, यहाँ तक कि मेरी बेटी का हाथ भी। बाकी चारों खामोश हो गए। उनका तजुर्बा कहता था कि यह ऑफर बहुत ज़्यादा है। इस साल 10 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिनका स्कोर 20,000 से ऊपर है। अगर वे सारा खजाना ईथन पर ही लुटा देंगे तो बाकियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वे चारों पीछे हट गए। मैंने कहा सब ठीक है, बस बेटी वाली बात रहने दीजिए। मिस्टर फिंच को चैन मिला। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, अगर तुम्हें ज़्यादा मैच्योर लोग पसंद हैं तो मैं खुद भी हूँ। मैं कहना चाहता था कि मेरा मतलब वो नहीं था, पर शब्द गले में ही अटक गए। आखिरकार मैंने स्काईगेट एकेडमी को चुना, इसलिए नहीं कि मिस्टर फिंच हैंडसम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ऑफर ठुकराना नामुमकिन था। जल्द ही कॉलेज का पहला दिन आ गया। मिट्सकी सिटी की स्काईगेट एकेडमी में देश भर के धुरंधर छात्र जमा थे। मैंने एक हॉस्टल रूम चुना जहां हर सुख सुविधा पहले से तैयार थी। तभी मेरे डिवाइस पर एक मैसेज आया, तुम्हारे समनिंग मटेरियल्स पास हो गए हैं, कुछ और चाहिए तो बेझिझक मांगना। मिस्टर फिंच ने मैसेज भेजकर कुर्सी पर आराम किया। पास खड़ी मिस क्विन उलझन में थी। सर, हमारे पास 4 टॉपर्स को लाने लायक संसाधन थे, पर आपने अकेले ईथन को उससे कहीं ज्यादा दे दिया। वो इसके लायक नहीं है। मिस्टर फिंच मुस्कुराए। कल फ्रेशमैन टूर्नामेंट है, सच सबके सामने आ जाएगा। मैंने कमरे के फर्श पे सामान रखा और हवा में हाथ लहराया। सफेद रोशनी कमरे में भर गई। कुछ मिनटों बाद मेरे सामने 60 सेंटीमीटर का एक चांदी जैसा जीव था, जिसके 2 जोड़े पंख थे, एक सिल्वर मॉथ। मेरी आंखें फटी रह गई जब मैंने उसकी स्टैट्स देखी। लेवल 10 और सारी ताकत सिर्फ एक पॉइंट। यह अब तक का सबसे कमजोर समन था, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं इसे महान बनाऊंगा। सिस्टम नोटिफिकेशन। निरीक्षण पूरा हुआ। वफादारी 100%। सोल बॉन्ड शुरू करें। दर्द की एक लहर मेरे अंदर उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपके समन में ट्रिपल एस ग्रेड यूनिक टैलेंट जगा लिया है, अनेक रूप। अगले ही पल वह पतंगा चांदी की रोशनी में बदला और बिल्कुल मेरी तरह दिखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर। मुझे उसकी ताकत समझ आ गई। मैंने पास रखे बैटल आर्मर की तरफ इशारा किया। वह चांदी की रोशनी बनकर मेरे हाथ से लिपट गया और देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर पर सिल्वर आर्मर बन गया। मुझे कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ, जैसे वह मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। ये मेटल के साथ मिलकर खुद को और भी मजबूत बना सकता था। मैंने मिस्टर फिंच को मैसेज करके कुछ खास धातुएं मंगाई और आधे घंटे में वे आ भी गईं। मैंने उन्हें अपने कवच के साथ फ्यूज करना शुरू किया। अब मेरा कवच इतना सख्त हो गया था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे नहीं तोड़ सकते थे। उसका वजन अब 5 टन था, पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं था। लेकिन अगर यह दुश्मन पर गिरता तो पहाड़ जैसा वार होता। मैं लिविंग रूम में गया तो मेरे 3 रूममेट्स मुझे देख रहे थे। फेलिक्स आगे आया। मैं चिनवान प्रांत का सेकंड प्लेस हूँ, मुझे मत बताना कि तुम्हें यह सब बस किस्मत से मिल गया। तभी एक ठंडे मिजाज वाले लड़के डेमन ने कहा, किस्मत नहीं, ईथन खास है। खास? सिर्फ लकी है। टूर्नामेंट में मैं दिखाऊंगा कि असली जीनियस और किस्मत वाले खिलाड़ियों में कितना बड़ा फर्क होता है। फेलिक्स ने चुनौती दी। इससे पहले कि बहस बढ़ती, पूरे कॉलेज में आवाज गूंजी। सभी नए छात्र स्काईलॉक प्लाजा में जमा हो। तालिब ने सोफे से कहा, टूर्नामेंट 15 दिन पहले ही शुरू हो रहा है। शहर के बाहर बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट दिख रहे हैं, इसलिए एकेडमी चाहती है कि हम उनकी सफाई करें। यह सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे अचानक उस तबाह हुई डंजन वाली दुनिया की याद आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लू स्टार को इतनी जल्दी इस संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी बगल से डेमन की घमंडी आवाज आई, तुम सही वक्त पर आए हो ईथन। मैं तुम्हें कुचल कर यह साबित कर दूंगा कि टॉप स्कोर का असली हकदार मैं हूं। उसका घमंडी चेहरा देखकर मैं मुस्कुराया। तो देखते हैं कौन ऊपर रहता है, लेकिन कुचले तो तुम जाओगे। स्काईगेट प्लाजा में नए छात्र जमा होने लगे। हेडमास्टर ने सोचा, टॉप 100 छात्रों को शहर के बाहर म्यूटेंट बीस्ट्स को साफ करने के लिए भेजना होगा। मौत के साए में ही वे तेजी से बढ़ेंगे। उनके पीछे खड़े सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। फ्रेशमैन टूर्नामेंट, जो 15 दिन बाद होना था, अब एक विशाल रीबर्थ डंजन रिफ्टमॉ कैनियन में होगा। यही तय करेगा कि भविष्य में किसे कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। घोषणा के बाद डंजन का दरवाजा खुला। मॉन्स्टर्स की डरावनी ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। कुछ लोगों के पैर कांपने लगे। तभी रोल्डन भीड़ में किसी को ढूंढता हुआ आया। उसके साथ एक छोटे बालों वाली लड़की थी। रोल्डन ने कहा था कि वह भी स्काईगेट में अप्लाई कर रहा है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा था। ईथन, ये मेरी बहन रोवन है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। रोवन डर के मारे अपने भाई के पीछे छिप गई। मैंने उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का इनवाइट भेजा। डेमन ने मुझे दूसरों के साथ टीम बनाते देख मुंह बनाया। बोझ उठा रहा है, वह बुदबुदाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम तीनों गायब होकर डंजन के अंदर पहुंच गए। ये घाटी सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक भूल भुलैया जैसी थी। अंदर घुसते ही दहाड़े सुनाई देने लगी। अपनी ताकत आजमाने का यह सही मौका था, मैंने सोचा, और सफेद रोशनी में सिल्वर मॉथ प्रकट हुआ। कुछ ही पलों में मेरे शरीर पर सिल्वर बैटल आर्मर आ गया। मैंने हवा में हाथ चलाया और स्काई पावर स्टाफ ब्लेड मेरे हाथ में रही। मैंने अपनी पीठ से चांदी की तलवार निकाली और ब्लिंक स्टेप का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही मॉन्स्टर्स के सामने पहुंच गया। मेरी तलवार मॉन्स्टर्स के शरीर को ऐसे काट रही थी जैसे पनीर। बिना रुके मैं एक साए की तरह तेजी से आगे बढ़ा। मॉन्स्टर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे ढेर हो गए। यह देखकर रोल्डन चिल्लाया, ईथन, तुम तो साक्षात काल हो। बिना कुछ किए उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। यही असली मजा था। बाहर देख रहे इंस्ट्रक्टर्स दंग थे। इसकी स्पीड और डैमेज तो किसी योद्धा जैसा है। इसकी स्टैट्स नामुमकिन है। क्या वो चांदी की तितली कोई साधारण समन नहीं है?
वो अपने मास्टर के साथ जुड़कर ताकत बढ़ा सकती है। ऐसी चीज पहले कभी नहीं सुनी। तभी मिस्टर फिंच के सिर के पीछे एक शपथ पड़ी। वो तुम्हारा होने वाला दामाद है, उसे शर्मिंदा करके क्या मिलेगा। मिस्टर फिंच की बोलती बंद हो गई। डंजन के अंदर मेरा कवच खून से लथपथ था। मैं लेवल 20 के मॉन्स्टर्स को एक झटके में मार रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे, जैसे कोई मुझे खुदकुशी करने के लिए उकसा रहा हो। रोल्डन घबरा गया। रोवन, अपनी सोल रेंज शक्ति रोको। मुझे समझ आया कि ये रोवन की अजीब ताकत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। मैंने अपना स्कोर देखा, सिर्फ 120। ये बहुत धीमा था। मुझे एकेडमी के संसाधनों के लिए नंबर 1 आना ही होगा। मैंने अपना मन बदला और सफेद रोशनी से एक विशाल और खूंखार भेड़िया निकला। डूम। उसकी दहाड़ पूरी घाटी में गूंज उठी। रोवन डर के मारे मेरे पीछे छिप गई। जाओ डूम, इस घाटी के हर मॉन्स्टर को निगल जाओ। डूम गायब हो गया और घाटी की गहराई में चला गया। मेरी कलाई पर बंधा रिकॉर्डर तेजी से बजने लगा। स्कोर बढ़ रहा था। मैं दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा। तभी दूर एक युवती को अनगिनत मॉन्स्टर्स पर गहरा लाल रंग की बिजली गिराते हुए देखा। जैसे ही वो स्कारलेट वार करती है, 100 मीटर के दायरे में जमीन फट जाती है। गहरा लाल रंग की बिजली तबाही मचाती है और हर मॉन्स्टर को राख कर देती है। उस युवती के चेहरे पर अब भी भूख साफ दिख रही थी। ये कचरा लड़ने लायक भी नहीं है। स्कारलेट को फिर से पागल होते देख लाया बेबस नजर आती है। अचानक एक ठंडी और तपती हुई ऊर्जा उनके पास से गुजरी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, स्कारलेट की आंखों में युद्ध की आग भड़क उठी। उसने अपने काले भाले पर बिजली लपेटी और सामने से आते काले भेड़ी डूम की आंखों में आंखें डालकर उससे भिड़ गई। लाया ने फुर्ती से स्कारलेट पर ढेरों पावर बफ्स और रक्षा कवच चढ़ा दिए, जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो गई। जब दोनों आपस में टकराए तो ऐसा धमाका हुआ कि हर तरफ शॉक वेव फैल गई। लेकिन जब स्कारलेट ने देखा कि डूम की सुनहरी चमक बरकरार है और उसे खरोच तक नहीं आई, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। डूम ने ठंडी नजरों से उस इंसान को देखा जिसने उस पर बेवजह हमला किया था। उसने अपना पंजा चलाया और स्कारलेट के तीनों सुरक्षा कवच कांच की तरह चकनाचूर हो गए। स्कारलेट हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। लाया ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और एक विशाल पवित्र आकृति प्रकट की। 6 सेंट गार्डियन एंजल, ट्रिपल एस टैलेंट, एंजल्स ग्रेस। एक सुनहरी ढाल ने दोनों बहनों को घेर लिया। स्कारलेट, पीछे हटो। लेकिन डूम ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना काला चमकता पंजा उठाया और उस सुनहरी ढाल के छिथड़े उड़ा दिए। उसने उन्हें एक हिकारत भरी नजर से देखा और बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। बाहर सन्नाटा छा गया। हेडमास्टर समेत सभी इंस्ट्रक्टर्स की बोलती बंद थी। क्या वाकई एक नए समनर की ताकत इतनी हो सकती है? ये तो दूसरे लेवल के योद्धाओं से भी कहीं आगे है। सबके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, अपनी पीढ़ी का सबसे खूंखार जीनियस। मिस्टर फिंच को गर्व से देख मिस क्विन हिल गई। इन्होंने वाकई एक नामुमकिन चीज पर दांव लगाया था। अगले 10 घंटों में डूम ने हजारों मॉन्स्टर्स और 3 बड़े बॉसों का सफाया कर दिया। रोल्डन और रोवन तो खुश थे, क्योंकि बिना हाथ पैर हिलाए उनका लेवल बढ़ रहा था। मेरा स्कोर 30,000 पहुंच गया। जैसे ही समय खत्म हुआ, सफेद रोशनी ने हमें घेरा और हम वापस स्काईलॉक प्राल पहुंच गए। वहां मौजूद छात्र हमें फटी आंखों से देख रहे थे। डेमन हार और शर्म से जमीन पर मुक्के मार रहा था। उसे डूम ने एक ही झटके में ढेर कर दिया था। रैंकिंग घोषित की जाती है। पहला स्थान ईथन, 34,500 पॉइंट्स। डेमन चिल्लाया, यह नामुमकिन है। सिर्फ वो नहीं, बाकी सबको भी लगा कि लिस्ट खराब है। तब सेक्रेटरी ने समझाया, जिस काले भेड़िए से तुम सब टकराए थे वो ईथन का समन है। तुम में से कई ने उसे रोकने की कोशिश की और उसने एक पंजे में तुम्हें अधमरा कर दिया। टूर्नामेंट खत्म हुआ। रूम पर पहुंचते ही डेमन थोड़ा असहज दिखा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ सामान आया था, मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया है। मैंने शुक्रिया कहा। काले बक्से में पहली बार से भी ज्यादा दुर्लभ धातुएं थीं। मैंने अपनी सिल्वर मोथ को उन धातुओं के साथ फ्यूज किया। अब मेरा कवच तीसरे लेवल के हमलों को भी झेल सकता था और उसका वजन 13 टन हो चुका था। मेरा एक मुक्का जमीन के परखचे उड़ा सकता था। मैं कोई कमजोर समनर बनकर पीछे नहीं छिपना चाहता था। मैंने अपने 50,000 क्रेडिट से फल खरीदे और डूम को खिला दिए। कुछ ही मिनटों में डूम 40 मीटर का हो गया। अब मैंने समनर क्लास को पूरी तरह बदल दिया था, पीछे छिपने वाले जादूगर से एक फ्रंटलाइन योद्धा में। आज स्कूल का आधिकारिक पहला दिन है। हम चारों रूममेट्स और रोल्डन रोवन सब क्लास 1 में है। जैसे ही हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, कई सिर हमारी तरफ मुड़ते हैं। अब भी वे सब दंग हैं कि कैसे एक ही समन ने सबको कुचल दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय 2 सुंदर जुड़वा बहनें दरवाजे से अंदर आती हैं। स्कारलेट और लाया संक्षेप में चारों ओर देखती हैं, फिर सीधे मेरे सामने बैठ जाती हैं। साथ ही लंबे कद के मिस्टर फिंच अंदर आते हैं, अपनी आंखों से कमरे का जायजा लेते हैं और बोलते हैं, मैं मिस्टर फिंच हूँ, मैं आपका होमरूम टीचर रहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अपनी समस्याएं मेरे पास मत लाना, मैं आलसी हूँ। फिर मिस्टर फिंच का चेहरा गंभीर हो गया। आप सभी प्रांत स्तर के दिग्गज हैं। बेहतर संसाधनों के लिए आपने इस अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। दुर्भाग्य से एलियन प्रजाति ने अपनी योजनाएं बनाने में दशकों बिताए हैं और उनका लाभ बढ़ता ही जा रहा है। जल्द ही वे एक निर्णायक हमले में हमारी सुरक्षा को भेद देंगे। हर चेहरा अविश्वास से भर जाता है।
समाज फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है, मनोरंजन उद्योग फल फूल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट करता है कि स्थिति में सुधार हुआ है। ऑनलाइन कोई नकारात्मक खबर नहीं दिखती, सब कुछ शांतिपूर्ण लगता है। और फिर भी अब हमें बताया जा रहा है कि आपदा आने वाली है। उनके झटके और भ्रम को पढ़ते हुए मिस्टर फिंच धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि आप समाज में लगभग कभी भी फिफ्थ क्लास एडवांसमेंट से ऊपर के किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं? यहाँ तक कि पूरे प्रांत की रखवाली करने वाली सेना के पास भी अधिक से अधिक चौथे क्लास एडवांसमेंट के लोग हैं। ये सुनकर छात्र ध्यान से सोचते हैं, वास्तव में यह सच है। कायदे से पांचवा क्लास एडवांसमेंट सामान्य ताकत होनी चाहिए, बहुत आम नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इतनी दुर्लभ भी नहीं कि ऑनलाइन या दैनिक जीवन में कोई न मिले। अचानक उनके मन में एक भयानक विचार आता है। एलिट अकादमियों के स्नातक कम से कम चौथे क्लास एडवांसमेंट के होते हैं और उनमें से अधिकांश बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रंट लाइन्स पर चले जाते हैं। उनका बलिदान ही पीछे के हिस्से को सुरक्षित रखता है। मिस्टर फिंच आगे कहते हैं, इस तरह की खबरें जो घबराहट पैदा कर सकती हैं स्वाभाविक रूप से हर देश द्वारा प्रतिबंधित हैं। यही कारण है कि आम लोगों के रूप में पैदा हुए कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि म्यूटेंट बीस्ट की आबादी बढ़ रही है। यदि हम उन्हें रोकने में विफल रहते हैं तो जब तक एलियन प्रजाति नोटिस करेगी वे अपना पूर्ण हमला जल्दी शुरू कर देंगे। मिस्टर फिंच छात्रों की ओर देखते हैं, तो अब हमारे खड़े होने का समय आ गया है। हर अकादमी उत्परिवर्ती जानवरों की आबादी को कम करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ छात्रों को सैन्य ठिकानों पर भेज रही है। जो कोई भी इस ऑपरेशन के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहता है कृपया खड़ा हो जाए। तुरंत क्लास में कुर्सियों के पीछे हटने की आवाज गूंज उठती है। मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। ये देखकर रोल्डन और रोवन भी तुरंत खड़े हो जाते हैं। उत्परिवर्ती जानवरों से लड़ना तो तय ही था, ये बस उम्मीद से जल्दी आ गया है। धीरे धीरे केवल आधी क्लास बैठी रह जाती है। मिस्टर फिंच के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आधी क्लास का स्वेच्छा से आगे आना पहले से ही उम्मीदों से अधिक है। जो भी जा रहे हैं बाहर निकलें, हम सैन्य अड्डे की ओर जा रहे हैं। रुको, क्या हमें भी जाना होगा? हाँ, इस क्लास का हर कोई नए बैच के टॉप 100 में है। सभी को शीर्ष संभावना माना जाता है। आप सभी को जाना होगा। मैंने अब तक प्रतीक्षा इसलिए की क्योंकि सेना स्वयंसेवकों को प्राथमिकता वाले उम्मीदवारों के रूप में चिन्हित करने का इरादा रखती है। यदि आप वास्तव में साहस नहीं जुटा सकते हैं तो दूसरा विकल्प है, स्काईगेट अकादमी छोड़ दें। हिचकिचा रहे 20 छात्रों में से आधे तुरंत खड़े हो जाते हैं। मिस्टर फिंच समूह को स्काईगेट अकादमी से बाहर ले जाते हैं। गेट पर दर्जनों सैन्य ट्रक खड़े हैं और सख्त सैनिक पास में तैनात हैं। जैसे ही सभी छात्र सवार होते हैं, कभी हलचल से भरी रहने वाली स्काईगेट अकादमी खाली हो जाती है। ट्रक के अंदर मिस्टर फिंच एक फाइल उठाते हैं और बोलते हैं, हमारा गंतव्य मिडस्काई सिटी से 900 किमी दूर हांगडुआन सैन्य अड्डा है। इसके आगे 100 लोटस पर्वत हैं जो लाखों किलोमीटर में फैले हैं। हेवेंस विजन ने केवल बाहरी घेरे में हजारों लेवल 30 के उत्परिवर्ती जानवरों का पता लगाया है, और गहराई में जाएं तो लेवल 40 और लेवल 50 के जानवर भी उतनी ही संख्या में हैं। आपको केवल बाहरी घेरे को साफ करने की आवश्यकता है। लंबे समय से अग्रिम मोर्चे ने कम नुकसान में अधिक दुश्मन मारने के लिए तकनीक पर भरोसा किया है, बस किसी तरह हमले को रोका है। लेकिन किसी कारण से उनके हमले हाल ही में और अधिक भयंकर हो गए हैं। दिन रात हर दिशा से वे रक्षा पंक्ति पर प्रहार करते हैं। इसलिए इस सफाई अभियान के लिए अग्रिम मोर्चे के पास मदद करने की क्षमता नहीं है। 8 या 9 घंटों के बाद ट्रक जाते हैं। स्टील के मोटे दरवाजे खुलते हैं। काले रंग की लड़ाकू वर्दी में सैनिक एक कतार में खड़े हैं, स्पष्ट रूप से हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सभी एक साथ सलाम करते हैं, जिससे छात्रों का अनौपचारिक व्यवहार अचानक बदल जाता है। सब मेरे पीछे मिशन काउंटर तक आए। रास्ते में हर कोई इधर उधर देखता है। सैन्य अड्डा विशाल है, जो गन टर्रेट से घिरा हुआ है और भारी सुरक्षा वाला है। जल्द ही हम मिशन काउंटर पर पहुंचते हैं, जहां एक महिला सैनिक सभी को काले स्मार्ट रिस्टबैंड देती है। वे कॉलेज ट्रायल के रिकॉर्डर के समान दिखते हैं, लेकिन उनमें मिशन और मानचित्र कार्यों के साथ साथ एक रेस्क्यू बटन भी जोड़ा गया है। एक टैप और सैन्य अड्डे को तुरंत स्थिति का पता चल जाता है और वे बचाव के लिए कर्मियों को भेज देते हैं। पास का कोई भी व्यक्ति तुरंत अलर्ट प्राप्त कर लेता है और पहले प्रतिक्रिया दे सकता है। स्मार्ट रिस्टबैंड बजता है। आर्या में आपका स्वागत है, आपकी सेवा करके खुशी हुई। इस सफाई अभियान के लिए प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन कम से कम एक मिशन स्वीकार करना और पूरा करना होगा। आपने अभी तक आज का कोटा पूरा नहीं किया है, कृपया जल्द से जल्द काउंटर पर मिशन स्वीकार करें। मैं अनगिनत मिशनों को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन की ओर बढ़ा और संक्षेप में स्कैन किया। सुरक्षित रहना ही बेहतर था, इसलिए मैंने कुछ सामान्य मिशन लिए जिनमें थर्ड क्लास एडवांसमेंट की आवश्यकता थी। मैं मुड़ा और देखा कि रोल्डन और रोवन, जो पूरे समय मेरे पीछे थे, मुझे विनती भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी ताकत के हिसाब से ये जंगली इलाका उनके लिए बहुत क्रूर साबित होगा। मैं मुस्कुराया। मैं इसे अंत तक देखूंगा। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। उनकी आंखों से आगार झलक रहा था। यह देखकर फेलिक्स, जिसने रोवन को आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, अपने रास्ते में ही रुक गया। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। जंगल खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। कैसा रहेगा अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें, किसी और को ढूंढें? लोगन ने उसे तिरस्कार से देखा और अपना मिशन चुनने के बाद एक सहयोगी सहपाठी के साथ चला गया। कलेब, हम कॉम्बैट टाइप हिडन क्लासेस वाले हैं, इतने डरपोक मत बनो। टीम बनाने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को खोजो।
अगर ज़रूरत पड़े तो रेस्क्यू बटन दबा देना। अगर हम पास हुए तो तुम्हें बचा लेंगे। फेलिक्स को अचानक हवा में द्वेष महसूस हुआ। जल्द ही मैंने 3 मिशन चुन लिए। एक बर्ज़र्क ब्लैक एप, एक ट्विन फैंग टाइगर और एक ब्लड स्केल क्रोकोडाइल को खत्म करना, जो सभी 200 किमी दूर थे। उत्परिवर्ती जानवरों के स्थानों को उन आर्य मास्टर्स द्वारा ट्रैक किया जाता है, जिन्होंने आई ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्रोन को संशोधित किया है। ये जानवर क्षेत्रीय होते हैं और आमतौर पर अपने घोंसले से दूर नहीं जाते। छात्रों के जीवन का पूरा ध्यान रखते हुए इस सफाई अभियान के लिए हर बेस पूरी तरह से तैयार है। बाहर जाने वाला कोई भी व्यक्ति 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और एक हाई पावर्ड पिस्तौल ले सकता है। ये लगभग लेवल 20 के जानवरों को घायल कर सकते हैं। मुझे अपनी निशानेबाजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने केवल 3 ग्रेनेड लिए। वैसे भी मेरा मुक्का आर्मर पियर्सिंग राउंड से ज्यादा मजबूत है। मैं मुड़ा और उन दोनों को बाहर ले गया। हम जल्दी से 100 लोटस पर्वत की ओर निकल पड़े। मैंने सिल्वर मोथ को आर्मर फॉर्म में बदल दिया। स्मार्ट रिस्टबैंड बोला, क्या आप चाहते हैं कि आर्या फ्लैशलाइट चालू करे? मैंने हाँ कहा। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी ने हमारे चारों ओर 10 मीटर से अधिक के दायरे को रोशन कर दिया। कमांड सेंटर में हर चेहरा गंभीर है। पास के एक माइक्रो ड्रोन के माध्यम से उन्होंने तुरंत ध्यान दिया कि हमारा रास्ता गलत है। इस बिंदु के आगे लेवल 30 और उससे ऊपर के जानवरों का क्षेत्र है। वे रुक क्यों नहीं रहे? जांचे कि उन्होंने कौन से मिशन स्वीकार किए हैं। कंसोल पर बैठी महिला ने तुरंत नियंत्रणों पर काम किया और सदमे में बोली, लेवल 33 का बर्सर्क ब्लैक एप, लेवल 36 का ट्विन फैंग टाइगर और लेवल 39 का ब्लड स्केल क्रोकोडाइल। इन सब के लिए 3rd क्लास एडवांसमेंट की आवश्यकता है और आखिरी वाला तो लगभग 4th क्लास एडवांसमेंट की कठिनाई का है। क्या वे पागल हैं? कमांड रयांग ने अपना माथा रगड़ा। ये इस साल स्काईगेट एकेडमी का सबसे मजबूत फ्रेशमैन है। वो केवल लेवल 16 का है। वो खुद से 2 स्तर ऊपर के मिशन स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये खुदकुशी है। लेकिन जीनियस खतरे को जानकर सबसे पहले खड़े होते हैं। उन्हें शायद ही कभी अकेला छोड़ा जाता है। भले ही वह लापरवाह है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत आदेश दिया। खतरे का पहला संकेत मिलते ही 4 सशस्त्र हेलीकॉप्टर बचाव के लिए तैयार हो गए। अचानक स्मार्ट रिस्टबैंड बजा। ध्यान दें, आपने लक्ष्य बर्सर्क ब्लैक ऐप के क्षेत्र में प्रवेश किया है। जैसे ही अलर्ट समाप्त हुआ, झाड़ियों से एक विशाल अजगर निकला और उसने हमला कर दिया। उसका शरीर पूरे 4 मीटर मोटा और 10 मीटर लंबा था। उसने अपने नुकीले दांत खोले और मुझे काटने की कोशिश की। मैं तुरंत घूमा, अजगर के दांतों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी अलौकिक शक्ति और 13 टन वजन के साथ जोर से खींचा। अजगर के दांत एक पल में टूट गए। खून के फवारे छूटने लगे और दर्द के कारण उसने अपना सिर पीछे खींच लिया। लेकिन मैंने उसे सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया। मेरे पैरों के नीचे की जमीन धंस गई क्योंकि मैं तुरंत उसके करीब पहुंच गया। एक मुक्के ने उसकी रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर कर दिया। अजगर की एक भयानक चीख निकली। उसकी आंखों में आतंक भर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बाहों में जकड़ लिया और धीरे धीरे पीछे घसीटा। मेरा मुक्का उसके सिर पर लगा। मांस के परखच्चे उड़ गए और खोपड़ी टूट गई। मैंने अजगर के निचले जबड़े को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे पूरी ताकत से फाड़ दिया। ये क्रूर दृश्य देखकर रोल्डन और रोवन कांपने लगे। वहीं कमांड सेंटर में सन्नाटा पसर गया। ये पागलपन है। वह केवल लेवल 16 का है और उसने लेवल 29 के विशाल अजगर से सीधा मुकाबला किया। वह किस तरह का राक्षस है? कमांडर यांग ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में मौजूद फाइल को बार बार पढ़ा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसकी क्लास समनर है। तभी स्क्रीन से एक दहाड़ गूंजी। एक 50 मीटर लंबा वानर, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, पहाड़ के बीच से नीचे कूदा। ऐसा लगा कि वह शोर से जाग गया था और गुस्से में हमला कर दिया। अच्छा नहीं हुआ। बर्सर्क ब्लैक ऐप, ये पहले से ही लेवल 34 का कैसे है? उत्परिवर्ती जानवर हर 10 स्तरों पर बदलते हैं, जिसका अर्थ है कि ये अजगर को कुछ ही मुक्कों में कुचल सकता है। कमांडर यांग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। मानव सभ्यता में बहुत कम लोग शक्ति के इतने बड़े अंतर को पाट सकते हैं। कमांडर यांग का हाथ रेडियो पर टिका है। वे तैयार हैं कि जैसे ही स्थिति बिगड़े, चारों सशस्त्र हेलीकॉप्टर अंदर भेज दिए जाए। इससे पहले कि मैं अपने शिकार पर अपना हक जता पाता, ऊपर से एक विशाल काला वानर नीचे कूदा, जिसका चेहरा खून जैसा लाल और राक्षसी था। वानर ने अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक विशाल मुक्का बनाया और नीचे की ओर दे मारा। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपनी पीठ से तलवार निकाली और सीधे उस पत्थर जैसे सख्त मुक्के पर वार किया। एक शॉक वेव चारों ओर फैल गई। मुझे खरोंच तक नहीं आई। सिल्वर मोथ ने सारा डैमेज सोख लिया था। वानर फिर से दहाड़ा। उसका शरीर अचानक कई गुना बढ़ गया और वह 70 मीटर ऊंचा हो गया। फिर जैसे किसी मक्खी को कुचला जाता है, उसकी हथेली नीचे की ओर आई, लेकिन मैं एक पल में उसके सिर के ऊपर पहुंच गया। मेरी तलवार नीचे की ओर बिजली की तरह घूमी। ब्लिंक स्टेप सक्रिय हो गया। ये स्किल, जो मूल रूप से मेरी जान बचाने के लिए थी, अब मैं इसका इस्तेमाल दूरी खत्म करने के लिए कर रहा हूँ। वह भयानक वार चांदी जैसी रोशनी की तरह चमका और वानर की खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लगा। फिर भी वहां केवल आधा मीटर गहरा घाव ही हुआ। दर्द से कराहते हुए वानर ने अपने विशाल शरीर को घुमाया और अपनी दोनों हथेलियों से पागलों की तरह वार करने लगा। लेकिन मैं उन सब से बच गया। मैं उसके करीब गया और एक ही जगह पर लगातार कई वार किए। वानर ने तुरंत अपना पैर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। धरती कांप उठी।
हर तरफ धूल उड़ने लगी, लेकिन मैं पहले ही 10 मीटर से ज्यादा दूर जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि 13 टन का वजन और तलवार की धार भी वानर को गंभीर रूप से घायल नहीं कर पा रही थी। यही मेरी सीमा है, यह सोचकर मैंने और देरी नहीं की। हकीकत और कल्पना के बीच की एक तलवार मेरे हाथ में प्रकट हुई। इसके ब्लेड पर अनगिनत सफेद रहस्यमय रून्स अंकित थे। मेरी मेंटल एनर्जी एक पल में पूरी तरह खत्म हो गई और मेरा सिर घूमने लगा। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। वानर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में एक सिहरन बढ़ गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे धमका रही हो। वानर ने लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए आगे छलांग लगाई, लेकिन मेरा हाथ नीचे की ओर घूमा। स्पेल सोड बिना किसी चेतावनी के उसके शरीर के पार निकल गई। वह विशालकाय शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हवा के एक झोंके ने धूल साफ कर दी। उसका शरीर अब भी जीवित था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बिखर कर मर चुका था। मैंने उसे एक ही पल में मार दिया था। मैंने स्पेल स्वॉर्ड वापस ले ली। सौभाग्य से उस वानर का ऑरा इतना भयंकर था कि पास के अन्य उत्परिवर्ती जानवर करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। ये देखकर दूर खड़े सशस्त्र हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मुड़े और उड़ गए। पूरा कमांड सेंटर सन्नाटे में डूब गया। हर कोई स्क्रीन को एकटक देख रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। कमांडर यांग ने एक पल सोचा और महसूस किया कि यह निश्चित रूप से एक मेंटल ट्रॉमा कौशल है। ऐसे कौशल बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में हैरान कर रही थी वह थी मेरी अपनी भयानक युद्ध क्षमता। 18 लेवल के अंतर को पार करना और उस वानर के हमलों को बिना चोट खाए झेल लेना। मुख्य बात यह है कि यह कोई बर्स्ट तकनीक नहीं थी, बल्कि यह मेरी बेसलाइन स्ट्रेंथ लग रही थी। यही सबसे डरावना हिस्सा है। कमांडर यांग का दिल खुशी से धड़कने लगा। वे कमांड सेंटर से बाहर निकले, एक छोटे से कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने गोपनीयता की परतें सक्रिय की और एक कम्युनिकेटर निकाला। लगभग आधे घंटे बाद एक आवाज आई, मैं गंभीर रूप से घायल हूं, शायद बचूंगा नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जैन, ईथन आखिर कितना शक्तिशाली है? कमांडर यान की आवाज भारी थी। दूसरी तरफ से जवाब आया, वह अविश्वसनीय है। मुझे संदेह है कि पूरी मानवता मिलकर भी उसे जीवित रख पाएगी। एलियन प्रजाति उसे मारने की कोशिश जरूर करेगी। वो मुझे अकेले दम पर कुचल सकता है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जैन कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं इस पर अन्य थ्रोन से चर्चा करूंगा। इस बीच रोल्डन उस वानर की विशाल लाश को देख रहा था। उसका चेहरा उत्साह से लाल था। ईथन अविश्वसनीय है, उसने अपने से 3 स्तर ऊपर के जानवर को बिना डूम के ही मार दिया। मैं बस मुस्कुराया। मैंने डूम को बुलाया, जो 40 मीटर ऊंचा था, और उसे दोनों लाशों को निगलने के लिए कहा। इवोल्यूशन पॉइंट्स 0.2 बढ़ गए, जो 1200 की जरूरत से बहुत दूर थे। मैंने पुराने शिकारों से मिले हर लाइफ क्रिस्टल को डूम की काली लपटों में डाल दिया। मेरी आंखें चमक उठीं। इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने का यही तेज रास्ता था। मैं उन दोनों को और गहराई में ले गया। आधे घंटे बाद लंबी नुकीली दाढ़ों वाला एक 30 मीटर का बाघ बाहर निकला। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, डूम की आंखों में चमक उठी। डूम के इंटिमिडेट के प्रभाव में बाघ वहीं जम गया। डूम बाघ के सामने प्रकट हुआ और एक पल में अपने पंजे से उसे उड़ा दिया। बाघ कई पेड़ों को तोड़ता हुआ गिरा। उसके चेहरे पर गहरे घाव हो गए। 10 सेकंड के भीतर डूम की काली लपटों ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। यह क्रूर नजारा देखकर कमांड सेंटर के लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमांडर यांग मुस्कुराए। उन्हें महसूस हुआ कि नई पीढ़ी पुराने लोगों से आगे चल रही है। 1 घंटे बाद हम लेवल 30+ वाले क्षेत्र में काफी अंदर थे। डूम के कारण कोई भी जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी लाल स्केल्स वाले 100 मीटर लंबे एक विशाल मगरमच्छ ने अपनी आंखें खोलीं। एक भयानक जंगली ओला वहां फैल गई, जो घुसपैठियों को चेतावनी दे रही थी। डूम ने तुरंत अपने दांत दिखाए और उसके शरीर से भी एक हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। मगरमच्छ से भी कहीं अधिक भयानक उपस्थिति वहां महसूस हुई। अगले ही पल डूम का आकार तेजी से बढ़ा और वह लगभग 300 मीटर तक पहुंच गया। खुद को कमजोर पड़ता देख मगरमच्छ गुस्से में झपटा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। डूम के पूरे शरीर से काली लपटें निकलने लगीं और उसके पंजे काली रोशनी से चमकने लगे। साथ ही उसकी त्वचा और बालों से एक सुनहरी चमक उठी, जो उसके अनशेकेबल डिफेंस का संकेत थी। मगरमच्छ ने अपना विशाल जबड़ा खोला। उसके दांत उस तरह की तरह तेज थे, लेकिन वे डूम की सुनहरी रोशनी से टकराकर रुक गए। जबड़े बंद ही नहीं हो पाए। डूम ने बस ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर अपना एक पंजा उठाया और जोर से दे मारा। एक ही पल में मगरमच्छ की अनगिनत लाल स्केल्स उखड़ गईं और उसका मांस लहूलुहान हो गया। मगरमच्छ ने जंगी अंदाज में दहाड़ते हुए अपनी भारी पूंछ घुमाई। उसका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि हवा के झोंकों ने डूम को पीछे धकेलने की कोशिश की। जमीन पर 4 गहरी दरारें पड़ गईं। डूम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रोका। मगरमच्छ ने तुरंत पीछा किया और डूम को दांतों से पकड़कर पीछे बनी झील में खींच ले गया। पानी में एक विशाल धमाका हुआ। सतह के नीचे 2 विशाल जीव बुरी तरह लड़ रहे थे, जिससे झील का पानी कीचड़ जैसा गंदा हो गया। डूम के चारों ओर जल रही काली लपटें बुझी नहीं, बल्कि उनके कारण आसपास का पानी और भी गर्म होने लगा। वातावरण के फायदे के बावजूद मगरमच्छ डूम के सामने टिक नहीं पाया। उसकी ब्लड लाइट शक्ति भी डूम को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकी। कुछ ही मिनटों में झील का जलस्तर आधा रह गया। अचानक पानी की सतह फटी और एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला।
300 मीटर की ऊंचाई के साथ उसकी उपस्थिति सबको दबा देने वाली थी। भले ही डूम रोल्डन और रोवन पर हमला नहीं करने वाला था, लेकिन वे भी अपने डर को रोक नहीं पाए। कमांड सेंटर में बैठे लोग भी यही महसूस कर रहे थे। रही बात मगरमच्छ की, तो उसका नामो निशान तक नहीं बचा था। इस बैंड से आर्या की आवाज़ आई, सभी मिशन पूरे हुए, आप उन्हें जमा करने के लिए बेस काउंटर पर लौट सकते हैं। जब हम तीनों हांगडवान बेस लौटे तो रात का 1 बजे बज रहा था। मैं सीधा काउंटर पर गया और एक महिला सैनिक को मिशन रिपोर्ट सौंपी। क्या आपने वाकई इन्हें पूरा कर लिया? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, कुल 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। चूंकि हम एक टीम में थे, उसने पूछा कि पॉइंट्स कैसे बांटने हैं। मैंने आर्या की रिकॉर्डिंग के आधार पर पॉइंट्स उन्हें ट्रांसफर कर दिए। मैंने रोल्डन और रोवन की ओर देखा। वे न केवल मदद नहीं कर पा रहे थे, बल्कि अपनी ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अब समय आ गया था कि उनके लिए एक बेहतर टीम ढूंढी जाए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद काउंटर की मुख्य स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, स्काईगेट एकेडमी, प्रथम वर्ष, लेवल 16 समूनर, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 100, रैंक 1245। ये जानकारी सिर्फ हांगडुआन बेस पर नहीं, बल्कि हर उस बेस पर दिखी जहां अलग अलग अकादमियों के छात्र रुके थे। काउंटर पर खड़े कई छात्र हैरान रह गए। ये कौन है? एक बार में 100 पॉइंट्स। इसने कम से कम 2 थर्ड क्लास एडवांसमेंट मिशन पूरे किए होंगे। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूं, पर मेरे पॉइंट्स अभी भी सिंगल डिजिट में हैं। मेरा भी यही हाल है। मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्लास एडवांसमेंट मिशन लेने की हिम्मत करता हूं। ये जानवर बहुत खूंखार हैं। हैरानी की बात यह थी कि एक फर्स्ट ईयर का छात्र जो सिर्फ लेवल 16 का है, उसने अपने से 2 एडवांसमेंट टीयर्स ऊपर के लेवल 30 प्लस वाले जानवरों को मार गिराया था। रॉक्सयांग बेस पर मिस्टर फेरिस लेवल 60 के एक जानवर को मारने की योजना बना रहे थे। अचानक रैंकिंग में नाम देखकर वे रुक गए। नामुमकिन। उनकी आवाज़ सुनकर अन्य इंस्ट्रक्टर्स भी वहां आ गए। फेरिस, क्या तुम इस छात्र को जानते हो? पहले ही दिन 100 पॉइंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। मिस्टर फिंच ने इसे पहले ही चुन लिया, वरना ये हमारी एकेडमी में होता। इंस्ट्रक्टर्स समझ गए कि ये वही जीनियस है, लेकिन किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर भी ज़रूर किसी सीनियर ने इसकी मदद की होगी, वरना अकेले दम पर एक बार में 100 पॉइंट्स लाना मुमकिन नहीं है। ये तरीका गलत है। ये अभियान ट्रेनिंग के लिए है, सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं। मिस्टर फेरिस ने भी एक लंबी सांस ली। इस लेवल 33 के बख्तरबंद लिजर्ड को मारने में मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ा, जेंडर ने गर्व से कहा। मिस्टर फेरिस उसके लेवल 17 पर लेवल 33 के जानवर को मारने से प्रभावित थे। जेंडर आगे बोला, चिंता मत कीजिए सर, भले ही ये प्रतिभावान छात्रों का साल हो, पर मेरे रहते कोई और नहीं टिकेगा। मैं सबको कुचल कर मानवता के सिंहासन पर बैठूंगा। तभी जेंडर की नज़र बड़ी स्क्रीन पर उस नाम पर पड़ी और उसका चेहरा पथरा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नामुमकिन। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुझसे भी खूंखार कोई कैसे हो सकता है? 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। मैंने जिस बख्तरबंद छिपकली को मारा है, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। जेंडर को खुद पर सवाल उठाते देख मिस्टर फेरिस ने बेबसी से कहा, हमने अभी चर्चा की थी, शायद किसी सीनियर ने उसकी मदद की होगी। तुम उसकी चिंता मत करो। जेंडर तुरंत शांत हो गया और अपना दूसरा मिशन पूरा करने के उत्साह में अंधेरे से ढके पहाड़ों की ओर चल दिया। इधर मैं हॉस्टल लौटा, अपने रूममेट्स के साथ बारबेक्यू खाया और रोल्डन रोवन को उनकी एक टीम में शामिल कर दिया। मैंने खुद के लिए 2 हार्ड डिफिकल्टी मिशन लिए, जिनमें लेवल 40 प्लस की जरूरत थी। जैसे ही मैंने पहाड़ों में प्रवेश किया, महिला अधिकारी ने कमांडर यांग को सूचना दी। कमांडर यांग ने गहरी सांस ली। 2 टीयर्स काफी नहीं थे। ये बच्चा अब 3 स्तरों की छलांग लगाना चाहता है। लेवल 40 एक बहुत बड़ी बात है। हमारे हेलीकॉप्टर भी लेवल 40 के जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्काईगेट के इंस्ट्रक्टर्स को खबर करो कि कोई उसका पीछा करे। मिस क्विन को सहायता के लिए भेजा गया। इस बीच एक विशाल काला भेड़िया पेड़ों और लताओं को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। 1 घंटे बाद हम मिशन के लक्ष्य पर पहुंचे। एक विशाल लेवल 44 का 3 हेडेड सर्पेंट फुफकारते हुए चेतावनी दे रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक रहस्यमयी स्पेल स्वॉर्ड प्रकट की। जैसे ही मैंने वार किया, सांप को अपनी मौत का एहसास हो गया। अगले ही पल सांप का बायां सिर बेजान होकर चट्टानों पर गिर पड़ा। बाकी 2 सिर घबरा गए। मैंने डूम को हमले का आदेश दिया। डूम दहाड़ा और उसका आकार लगभग 300 मीटर तक बढ़ गया। उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगीं। उस भयानक ऊर्जा को देख सांप ने जहरीला धुआं उगला। डूम ने उस हमले को सीधे झेला और सांप के बीच वाले सिर को अपने जबड़ों में जकड़कर जमीन पर पटक दिया। अपने साथी को चीरते हुए देख सांप के आखिरी सिर ने डूम की सुनहरी रोशनी को भेदते हुए उसके मांस में दांत गड़ा दिए। जहर डूम के खून में फैल गया, लेकिन टिटान फॉर्म की शक्ति के कारण डूम उस जहर को झेल गया। डूम ने अपने पंजों से उस सिर को जोरदार तमाचा मारकर दूर फेंका। उसी पल मैंने स्काई स्वॉर्ड निकाली। मैं पलक झपकते ही सांप की आंख के ठीक सामने प्रकट हुआ और तलवार सीधे उसकी आंख में उतार दी। सांप दर्द से चिल्ला उठा। तभी डूम की काली लपटों से जलते हुए पंजे ने उसे जमीन में धंसा दिया। लेकिन तभी सांप की 30 मीटर मोटी पूंछ बिजली की रफ्तार से मुझसे टकराई। मैं एक मिसाइल की तरह उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। ये देख डूम गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से सांप की खाल को कागज की तरह फाड़ दिया। 200 मीटर लंबे उन दोनों जीवों की लड़ाई से जमीन फटने लगी और विशाल पेड़ धराशायी होने लगे।
मैं धूल झाड़कर खड़ा हुआ, बिल्कुल सुरक्षित। सिल्वर मोथ की सुरक्षा हमेशा की तरह बेमिसाल थी। मैंने पास की एक चट्टान पर बैठकर इंतजार किया कि डूम इस लड़ाई को खत्म करे। तभी पास में सफ़ेद कवच पहने एक लंबी महिला मिस क्विन चुपचाप आती दिखी। मैंने तुरंत अपनी तलवार घुमाई, लेकिन उन्हें देख हैरान रह गया। मिस क्विन भी थोड़ा चौंक गईं। उन्हें जो लेवल 59 की योद्धा थी भी मेरी तलवार का वार रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ी। मिस क्विन, आप यहाँ कैसे? उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों को छिपाते हुए शांति से कहा। बस यहाँ से गुजर रही थी, शोर सुना तो देखने आ गई। उसी समय सांप का एक 30 मीटर लंबा सिर आसमान से धड़ाम से नीचे गिरा। धूल का गुबार उठा और एक भयानक दहाड़ मीलों दूर तक गूंजी। डूम सांप की लाश पर खड़ा था और काली लपटें उसे निगल रही थीं। उसे ऊर्जा और रिवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल रही थीं। 300 मीटर से ऊंचा डूम किसी कैलामिटी बीस्ट जैसा लग रहा था। मिस क्विन ये देखकर दंग रह गई। इतनी दूर से भी डूम की हिंसक ऊर्जा उनकी रूह कंपा रही थी। दूसरी ओर कमांडर यांग भी उत्साहित थे। उसने वाकई कर दिखाया। उसकी युद्ध क्षमता अविश्वसनीय है। वो उस ट्रिपल एस टैलेंट वाले जीनियस से भी ज्यादा ताकतवर है। काली लपटें हवा में तैरती हुई डूम के शरीर में समा गई। वो तेजी से छोटा होता है और आराम करने के लिए मेरे बगल में लेट जाता है। मिस क्विन एक बार सब चेक करती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। सुरक्षित रहा, मैं निकल रही हूँ। नक्शे पर रास्ता कंफर्म करने के बाद मैं डूम पर चढ़ जाता हूँ और हम फिर से निकल पड़ते हैं। उस 3 सिरों वाले सांप और उसके लाइफ क्रिस्टल को निगलने के बाद डूम की लंबाई 1 मीटर और बढ़ गई है और उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स 10 अंक उछल गए हैं। इस रफ्तार से शायद अगले 4-5 दिनों में डूम फिर से इवॉल्व हो जाएगा। इस विकास के साथ उसका जीवन स्तर हाई रेलम तक पहुंच जाएगा। उसके सारे टैलेंट ए ग्रेड के हो जाएंगे और उसकी युद्धक शक्ति निस्संदेह और भी भयानक हो जाएगी। तभी दूर एक जोरदार हलचल मचती है। चिंघाड़ता हुआ एक बुल सामने आता है। उसका शरीर मोटी, सख्त और गहरे पीले रंग की ढाल स्केल से ढका हुआ है। उसके 2 सींग 30 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं और उसके खुरों के नीचे जमीन फट रही है। ये मेरा दूसरा मिशन लक्ष्य है, लेवल 45 का एंटलर बुल। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। मैं तुरंत एम्पावर मंत्र मारता हूँ। डूम दहाड़ता है। उसका शरीर विशाल हो जाता है। काली लपटें जल उठती हैं और साथ ही सुनहरी रोशनी भी चमक लगती है। एक ही पल में उसकी पूरी ताकत सक्रिय हो जाती है। उसी समय एंटर बुल के सींग डूम से टकराते हैं। डूम अपने अगले पैर उठाता है और दोनों पंजों से उन्हें रोकता है। उस भयानक टक्कर के कारण डूम पीछे की ओर खिसकता है और पत्थर के बड़े खंभों को तोड़ते हुए निकल जाता है। देखते ही देखते दोनों विशाल जीव हजारों मीटर दूर पहुंच जाते हैं। ड्रोन उनका पीछा करने की पूरी कोशिश करता है। कमांड सेंटर में कमांडर यांग तुरंत रास्ते में आने वाले सभी छात्रों को हटने का आदेश देते हैं। ईथन का समन लड़ते वक्त बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। डूम के पंजे बाहर निकलते हैं और काली रोशनी से चमकने लगते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एंटर बुल को पलट देता है। सांड का विशाल शरीर जमीन पर धड़ाम से गिरता है और हर तरफ धूल उड़ने लगती है। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं की एक टीम, जो सैकड़ों मीटर दूर भाग गए थे, पीछे मुड़कर यह दृश्य देखती है और सन्न रह जाती है। तभी कमांडर ने हमें भागने को कहा था। शुक्र है हम भाग गए, वरना इसके बीच में फंसते तो मर ही जाते। रुको, एक लेवल 45 का है, लेकिन दूसरा सिर्फ लेवल 16 का है। क्या तुम कह रहे हो कि वो चीज़ लेवल 16 की है? वे पांचों अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। पास में तैनात महिला इंस्ट्रक्टर हलचल महसूस करती है और वहां जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन मिस क्विन चुपचाप प्रकट होकर उसका रास्ता रोक लेती हैं। परेशान मत हो, वह स्काईगेट के मेरे एक फर्स्ट ईयर छात्र का समन है। यह सुनकर महिला इंस्ट्रक्टर ठिठक जाती है। फर्स्ट ईयर? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मिस क्विन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वे शांति से कहती हैं, वह इस साल असाधारण है। महिला इंस्ट्रक्टर बस देखती रह गई। असाधारण? यह तो प्रोडिजी है, एक फर्स्ट ईयर जिसके पास 4th क्लास एडवांसमेंट की ताकत है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। क्या यह ग्रेट एसआई का टॉप टायर है? क्या वह तुम्हारा छात्र है? मिस क्विन का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, फिर उन्होंने खांसा। एक तरह से वो और मिस्टर फिंच बचपन के दोस्त हैं। उसका छात्र मेरा ही छात्र है, जाहिर सी बात है। आधे घंटे बाद डूम ने आखिरकार सांड को खत्म कर दिया। वह अपने मालिक को ढूंढने के लिए तेजी से पीछे दौड़ता है। जल्द ही वो मुझे एक 50 मीटर लंबे मेंढक द्वारा पीछा किए जाते हुए देखता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और एक ही भयानक वार में उस लेवल 36 के जानवर का काम तमाम कर देता है। उसे देखकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने रिस्टोर मंत्र पढ़ा और आराम किया। आधे घंटे बाद हम फिर से लेवल 40 प्लस के जानवरों के शिकार पर निकल गए। दोनों मिशन पूरे करने के बाद मैंने वापस काउंटर पर जाकर उन्हें सबमिट ना करने का फैसला किया। आने जाने में बहुत समय बर्बाद होता। थोड़े से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का नुकसान मंजूर है, लेकिन अभी प्राथमिकता डूम को जल्द से जल्द इवॉल्व करना और खुद को लेवल 20 तक पहुंचाकर रीबर्थ डंजन में प्रवेश करना है। जब से मुझे पता चला है कि मानवता की स्थिति गंभीर है, एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया है। देर रात पहाड़ों में दहाड़ें गूंज रही थीं। डूम एक डरावनी ऑरा में लिपटा हुआ था और उसके पैरों के पास लेवल 42 के 2 जानवर मरे पड़े थे। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। मेरी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई थी। मैं रिस्टोर तक नहीं कर पा रहा था। शरीर सुन्न था और दर्द से कराह रहा था। मैंने डूम को बचाने के लिए खुद अपने शरीर से एक जानवर को कई मिनटों तक रोका था। मैं लगभग खत्म हो गया था, लेकिन शिकार कीमती था।
पूरे दिन में मैंने लेवल 40 प्लस के 15 जानवरों को मारा। डूम का सामान्य आकार अब 58 मीटर हो गया था। उसके सारे आंकड़े 58 बढ़ गए थे और उसकी स्टैमिना 300 के पार पहुंच गई थी। अब अगर हमारे सामने एंटर बोला था तो हम उसे 10 मिनट में निपटा देते। इवोल्यूशन पॉइंट्स 195 बढ़ गए थे। अब पूर्ण विकास के लिए केवल 1020 और चाहिए थे। जब मैं हांगरवान बेस लौटा तो सबकी जान में जान आई। महिला अधिकारी ने थूक घुटा और चिल्लाई, भयानक। एक दिन में 15 लेवल 40 प्लस के जानवर। अगर इन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदलें तो ये 2000 से ज्यादा होंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। हांगरवान बेस पर अभी सबसे ज्यादा स्कोर सिर्फ 700 के आसपास था और वह भी स्काईगेट के चौथे वर्ष के छात्र जेनसन का था। दूसरे बेसों का क्या हाल है? महिला अधिकारी ने कंप्यूटर पर उंगलियां चलाईं। रॉक्सियान बेस पर, जहां नॉर्थरन और दूसरी अकादमियां हैं, वहां सबसे ज्यादा स्कोर 1000 है। अगला नंबर साउथ क्लाउड एकेडमी का है 890 अंकों के साथ, और पश्चिम में एज्योर हेवन एकेडमी 850 अंकों पर है। इस म्यूटेंट बीस सफाई अभियान में 10 से अधिक सैन्य ठिकानों पर फैली 100 से अधिक अकादमियां शामिल हैं। वे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से शुरुआत कर रहे हैं जहां जानवरों की संख्या सबसे अधिक है, और फिर क्रम से आसपास के क्षेत्रों की सफाई करेंगे। यह ऑपरेशन कई महीनों या उससे अधिक समय तक चलेगा, जब तक कि इन जानवरों की आबादी शहरों के लिए खतरा बनना बंद न हो जाए। यह अंतर इतना बड़ा कैसे हो गया? केवल शीर्ष छात्र का स्कोर ही नहीं, बल्कि रॉक्सियांग बेस पर सफाई की कुल प्रगति को बहुत आगे देखकर कमांडर यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। महिला अधिकारी ने विस्तार से बताया, नॉर्थर्न एकेडमी मूल्यांकन में हर साल पहले स्थान पर रहती है, इसलिए अधिकांश आवेदक वहीं प्रवेश लेना पसंद करते हैं। यह साल प्रोडिजी टूर्नामेंट का भी है, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज छात्र सामने आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रतियोगिता कितनी भयंकर है। हर व्यक्ति पीछे न छूटने की जिद में अपना सब कुछ झोंक रहा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। वे जितनी तेजी से सफाई करेंगे, बाद में पिछड़ रहे बेस की मदद करने के लिए उनके पास उतनी ही अधिक क्षमता होगी। क्या डूम का लेवल और बढ़ेगा या नहीं? या फिर इथान को और ज्यादा एसएस ग्रेड समन्स मिलेंगे? या फिर ये तो बस एक खतरनाक खेल की शुरुआत है? अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही और भी धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।